good morning, welcome to Sarit classes. Now it's our next lecture of geomorphology. So up to now what we have done our basic parts. In that basic parts we have covered fundamentals, means the concept which is very core of the geomorphology, that we have already covered. Let me just check the lag in the voice. क्या यहाँ पे voice आगे पीछे है या नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. ठीक है, बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे हमारा जो आज का जो नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक, लेक्चर नंबर जो है हमारा 6, माइट भी आगे पीछे हो जाए तो आप टेंशन मत लीजिए, सर बीच के लेक्चर कहाँ गायब हो गए. लेक्चर नंबर 6 में इसको नाम दे रहा हूँ, आगे से मैं इस पूरा सीक्वेंस लेके चलूंगा 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 6 है और इसके अंदर हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिंकेज क्रिएट करना पड़ेगा. सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने कंसेप्ट को पढ़ते हुए सारी चीजें हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है. जो कंसेप्ट है आपके, कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6 8 9, टोटल हमारे 1 to 9 कंसेप्ट थे, जिसके अंदर आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी आपके लैंडफॉर्म डिफरेंट लैंडफॉर्म बन रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो उनके अंदर डिफरेंट क्या है, हाँ मिनरल्स है. कोई हार्ड मिनरल होगा, कोई सॉफ्ट होगा. जो सॉफ्ट है वो रेजिस्टेंट नहीं है और जो हार्ड होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा. तो ये तो हो गया हमारा क्या, बेसिक कंसेप्ट. उन कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद हमारी क्या जिज्ञासा आई, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो अर्थ है वो अंदर से कैसे, यानी कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है. बताइए अर्थ के इंटीरियर में कोई प्रॉब्लम. आई थिंक जब मैं ये बता रहा था आपको कौन सी वेव बताई थी मैंने, पी वेव, एस वेव और एल वेव, तो मैंने आई थिंक आपको ये बता दिया कि एल वेव को बॉडी वेव बोल सकते हैं. नहीं, एल वेव को बोला जाता है सरफेस वेव. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही से आपको बता देता हूं. एक्चुअली होता क्या है, जो अर्थ वेव होता है ना, जो अर्थ वेव होती है उसके अंदर 2 मेजर होती है जिनको हम स्टडी करते हैं. अर्थक्वेक, तभी मैं सोच रहा कुछ तो गड़बड़ हो रही है आज भी. चलिए यहाँ पे लिख देता हूं. जो आपकी अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक के अंदर बेसिकली 2 वेव्स जनरेट होती हैं. कौन सी, बॉडी वेव और सरफेस वेव. बहुत बढ़िया, सही जवाब था आपका, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव. इसके सब पार्ट हैं पी वेव और एस वेव. जब मैंने लेक्चर खत्म कर दिया ना और यहां से मैंने जब बंद कर दी, तब मुझे समझ में एकदम से रिकॉल हुआ, अरे यार मैंने एल वेव को बॉडी वेव कैसे बोल दिया. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, पी वेव और एस वेव. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पास होती है किसके अंदर से, सॉलिड में से. ठीक है, और ये दोनों में से पास हो सकती है. वो डायग्राम याद आया, कुछ इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने के बाद ये जा रही थी. याद आया आपको डायग्राम, बहुत बढ़िया. तो ये हमने क्या देखा था, इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर देखा था कितने तरीके से हम अर्थ की गहराई को समझ सकते हैं. और जो आज की डेट में हमारे पास जानकारी है ना कि 6, 3, 7, 8 किलोमीटर की गहराई है किसकी, हमारे इनर कोर तक पहुंचने की. ये सारी वैल्यूज कहां से आई है, सिस्मोलॉजी की स्टडी करने के बाद. ठीक है, अब देखिए हमने क्या बात कर ली, अर्थ की गहराई की बात कर ली. तो यहां पे अगर हम बात करते हैं 1850 के आसपास के टाइम की, उस वक्त एक और जो क्या बोलते हैं कन्वर्सेशन या फिर एक टॉपिक, हॉट टॉपिक आप बोल सकते हैं. वो हॉट टॉपिक क्या था, हाँ एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप सही कर देता हूं ताकि जो वॉइस में इको ना आए. अब ठीक है, यहां पे क्या टॉपिक चल रहा था, एक थ्योरी बहुत प्रोमिनेंट थी उस वक्त. कौन सी थी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी बहुत प्रोमिनेंट थी. ये हमारे काम के नहीं है, इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं देंगे इसके ऊपर. ये थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी. ये थ्योरी प्रोमिनेंट क्यों थी, इससे बताया जाता था कि एट प्रेजेंट जो माउंटेन आपको दिख रहे हैं वो क्यों बने हैं. वो सिंपल सा है कि जो आपकी लैंड है वो आपस में जो उसके एजिस हैं आपस में मूव करते गए, एक दूसरे के पास है, बीच की जो लैंड थी वो अपलिफ्ट हो गई. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी. लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को चैलेंज किया गया किन के थ्रू, हाँ बहुत सी और थ्योरी आई थी. लुथियन ग्रीन, इन्होंने दिया था टेट्राहेड्रल. फिर उसके बाद आए थे एफ.बी. टेलर. ठीक है, इन्होंने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ठीक है, ध्यान से सुनिए, एफ.बी. टेलर ने ही दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी. अब इनके द्वारा दी गई ड्रिफ्ट वाली थ्योरी को आगे इलैबोरेट कौन करते हैं, अल्फ्रेड वैगनर. इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये बैकग्राउंड बिल्ड करता हुआ मैं जरूर लेके आऊंगा, ताकि इन केस अगर कभी आप बैकग्राउंड लिख रहे हैं ना, आपको अल्फ्रेड वैगनर के बारे में लिखना है, तो इंट्रोडक्शन के तौर पे आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताता हूं. अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. अब यहां पे ना मैं एक बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, ड्रिफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं. बताइए कौन सा वर्ड मेरे द्वारा यूज किया जा रहा है, ड्रिफ्ट वर्ड यूज किया जा रहा है. बताइए
ये जो वर्ड है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है सरकना, अपनी जगह से मूव करना, ये क्या कहलाता है आपका, ड्रिफ्ट कहलाता है। ये शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, एंटोनियो स्नाइडर ने। एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में इसको यूज किया था और क्या दिया था इन्होंने, हाइपोथेसिस दी थी, ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। बताइए यहां तक क्लियर हुआ। दोबारा से रिकॉल करवाता हूं, अर्थ के इंटीरियर को करने के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं ना कि डिबेट, किसके ऊपर डिबेट ज्यादा होती थी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को यूज किया जाता था जो भी माउंटेन बन रहे हैं उनको समझाने के लिए। देखिए प्लेट टेक्टोनिक अभी तक हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि इसके 100 साल बाद आएगी प्लेट टेक्टोनिक, 1960s के आसपास। ठीक है, यहां पे बेसिकली क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को चैलेंज किन के थ्रू किया गया, हाँ लुथियन ग्रीन के थ्रू ये चैलेंज किया गया, और इन्होंने दिया था टेट्राहेड्रल थ्योरी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूंगा, अब ये रिजेक्ट हो चुकी है तो इसके ऊपर हमें ज्यादा इतना टाइम नहीं लगाना है। एफ.बी. टेलर, ठीक है, इन्होंने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, किसने दी थी और थोड़ी देर में देखते हैं। फिर उसके बाद अल्फ्रेड वैगनर ने शब्द दिया था पेंजिया, जो लोरेंशिया और गोंडवाना है वो शब्द दिया गया था एफ.बी. टेलर के थ्रू। ठीक है, उनकी थ्योरी के अंदर ये शब्द देखने को मिले हैं, लेकिन लोरेंशिया और गोंडवाना से पहले क्या था, पेंजिया, ये शब्द दिया है अल्फ्रेड वैगनर ने। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, अभी से हमारा लेक्चर स्टार्ट कहाँ हुआ है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने लेक्चर का क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर क्या है, आज का हमारा लेक्चर है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, एक यहाँ पे ना मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूं, एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए, क्या यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, वो होना चाहिए इसके अंदर, कहाँ गए भाई, ये वाला डायग्राम। ठीक है, आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर ये डायग्राम दिख रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है कहीं पे, बहुत बढ़िया। आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज गौर से देखिए, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एजिस ऐसी नहीं लग रही कि अगर मैं इसको फिट कर दूं इसके अंदर तो ये एक ही लैंड बन जाएगी। ठीक है, और इसके बीच में देखिए किस तरीके की शेप आपको दिख रही है, एस शेप दिख रही है ना। बस आप अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखिए। अभी इसके बाद हम ये यहाँ पे ना पूरा जो वर्ल्ड का मैप है यहाँ पे मैं बोर्ड के ऊपर बनाने वाला हूँ। ठीक है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। हाँ, ये एरिया मैं कर देता हूँ क्लीन, थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनको। देखिए जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसको मैं डायरेक्ट मैंने आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, ये मैंने कल एक लेक्चर ना ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का शूट किया, 1.5 घंटे का हो गया था। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने लेक्चर शूट करके ख़त्म किया ना, मैं सोच रहा यार लेक्चर में ना कुछ मज़ा नहीं आया आज पढ़ाने में, मैंने पूरा लेक्चर डिलीट मार दिया। आज ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये आज मतलब ये तारीख कितनी है भाई, आज तो तारीख भी देखनी पड़ेगी, तारीख है आज 2 जून। ठीक है, 2 जून को मैं लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल ये ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन मैं जब इसको रिकॉर्ड करके ये लेक्चर पढ़ा के मैं बाहर निकला, मेरे को कुछ ना सेटिस्फैक्शन टाइप में नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं यार बच्चों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं हम, वर्ल्ड का मैप बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ, अब ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप कितनी देर में बन जाना चाहिए, ये आपका 15 सेकंड में बन जाना चाहिए और ये आपका 25 to 30 सेकंड में बन जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये इतनी स्पीड लेके कैसे आए। पहले इंडिया के मैप की तरफ देखिए, अगर आपके पास वक्त नहीं है, ये एक सिन्वेक्शियल बेल्ट, ये सेकंड सिन्वेक्शियल बेल्ट, और ये आप बना दीजिए इंडिया, और इधर से आप ये बना दीजिए। लो भाई, आपका इंडिया का मैप क्या हो गया, बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये आपका हार्डली 3 सेकंड का टाइम लेता है। अब जो मैं बना के दिखाने वाला हूं, देखिए मैं पहली बार आपको बना के दिखाऊंगा, इसमें मुझे अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, वक्त आपको नहीं लगेगा, जब इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका डायग्राम में 25 से 30 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम बनाया कैसे जाता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, पूरे बोर्ड को यूज करूंगा अभी मैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये हो गई आपकी हडसन बे। ठीक है, और ये आपको इस तरीके से 3 ब्रांचेस क्रिएट करके यहाँ से ऐसे जाएं, ये आपका बन गया साउथ अमेरिका। ठीक है, बिल्कुल फिर इसको थोड़ा सा और आगे इस तरीके से लेके आए, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके आए और इसको यहाँ पे बना दीजिए। अब ये डायग्राम बनाते वक्त मेरा फिर दोबारा टेढ़ा हो गया, ये कल भी ये ना इसी तरीके से ऊपर भाग रहा था ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ये हो गया आपका सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल अमेरिका। मेरे को एक बार देख लेने दीजिए, बोर्ड के अंदर मेरे द्वारा बनाया गया थोड़ा सा
एंगल ज़्यादा ले रहा है, इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, ये मेरा तो थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है कि मशरूम है या फिर लट्टू जैसा है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा काम बन जाएगा इससे। ठीक है, हमें बेसिकली क्या देखना है, जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है ना, वो मैं चाहता तो आपको उसी मैप के अंदर बना के दिखा देता, मेरा काम हो जाता। लेकिन मुझे साथ के साथ आपको ट्रेंड करना है डायग्राम बनाने के लिए भी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, वर्ल्ड का। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा यहाँ से भी लेके यहाँ से ऐसे घुमा सकते हैं ताकि थोड़ा सा टिल्टेशन कम लगे आपको। ठीक है, अब क्या है कि बोर्ड के ऊपर बनाना एक अलग बात होती है, कॉपी पे बनाना एक बहुत ही अलग बात होती है। क्योंकि देखिए, कॉपी पे जब आप बनाते हैं ना, आपका पेन इस तरीके से होता है, बोर्ड पे जब आप बनाते हैं पेन इस तरीके से होता है। मेरा तो मार्कर है। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। ये हो गया आपका। ठीक है, अमेरिकाज। देखिए, जब भी आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा ना, अमेरिकाज, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ अमेरिका। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ के बोला जा रहा है जब भी आपको देखने को मिले अमेरिकाज। यहाँ पे देख लीजिएगा, अपोस्ट्रोफी कोमा नहीं होना चाहिए एस से पहले, अगर है तो किसी एक अमेरिका का बताया जा रहा है। ठीक है, ये हो जाता है आपका कनाडा, ये यूएसए का पार्ट हो जाता है, रफली बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं है। ये आपका सेंट्रल अमेरिका हो जाता है, ये फिर आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, अभी तक आप बस इसी के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। ये मैं बना देता हूँ नॉर्थ अमेरिका। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, हाँ ये कुछ ज़्यादा पास बन गया, चलिए इसके अंदर फिर हमें अटलांटिक भी तो बनाना है ना, ये हम थोड़ा सा कर देते हैं दूर। और ये बताइए क्या बना है आपका, हमारा तो नहीं है, लेकिन बोला इसी तरीके से जाता है पढ़ाते वक्त। देखिए, जब भी ये बनाते हैं ना, यहाँ पे अब पेन आपका रुकना नहीं चाहिए, यहाँ से ऐसे बनाया, इधर से ऐसे करते करते ये गया आपका मिडल ईस्ट, फिर मिडल ईस्ट से ये आपका गया ईरान। ठीक है, ईरान के बाद ये आज फिर मेरे लिए जो बोर्ड है छोटा पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया बन नहीं पाएगा आज। फिर ये क्या बन गया आपका, इंडिया। और इंडिया का आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर ही बनाना है क्योंकि आपकी जो इक्वेटर है ना, यहाँ से पास ऑन होगी। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया और ये हो गया आपका मनाया पेनिनसुला। फिर यहाँ से आपका ये बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ तक ले आई है। ठीक है, ये मैंने आपका बनाया साउथ चाइना सी को डिपिक्ट करते हुए। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जापान। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपको बनाना है, कोई ज़्यादा फैंसी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर जैसे आप फैंसी में जाएंगे डायग्राम पूरा बनेगा नहीं। अब देखिए, ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई, स्पेस खत्म हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ऑस्ट्रेलिया बना नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा जब भी आपके साथ एग्जाम में भी ऐसा हो ना, स्पेस खत्म हो गई, ऑस्ट्रेलिया बनाना है, सिंपल सा आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, बस एक शेप बना के छोड़ दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई इसको पता है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आपको मेडागास्कर जरूर बनाना है, इधर आपको क्या बनाना है, हाँ श्रीलंका। ये पता क्यों होता है, क्योंकि पूरी एक ही प्लेट का पार्ट है ये। ठीक है, हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सर आप हम वर्ड यूज़ कर रहे हो, आप भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो। अरे बेटा, तभी तो पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह का जो पार्ट हो गया, ये आपका यूरोपियन पार्ट हो गया। यहाँ पे आपको यूके बनाना है, और ये आपका हो गया ग्रीनलैंड, और ये हो गया आपका आइसलैंड। किसके अधीन है ये, डेनमार्क के अधीन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे समझाना क्या है आपको। एक तो हमने मैप बनाना सीख लिया, मेरे को अभी लगे हैं कितने, हाँ 3 से 4 मिनट लग गए हैं इसको बनाने में, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बार पहले आप मैप को थोड़ा समझ ले, हम कौन सा एरिया क्या कहाँ मिलता है। ये आपका है साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पार्ट है आपका ब्रिटेन, इसको बोला जाता है ग्रीनलैंड, इसको बोला जाता है आइसलैंड। ठीक है, ये है आपका साउथ अफ्रीका, माफी चाहूंगा, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो प्रेटोरिया, और ये है आपका मेडागास्कर, ये है आपका मिडल ईस्ट का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपका जितने भी अभी आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ऑयल से संबंधित जितने भी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं, वो इसी एरिया की बात होती है। मिडल ईस्ट टेंशन, ये वर्ड आपको जब हम जियो पॉलिटिक्स करेंगे ना, उसके वक्त मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। यहाँ पे आपका ईरान आता है, ये आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर आपका आ जाता है अफगानिस्तान। अरे भाई वो हमारा नहीं है, ये बोलते वक्त आता है, आप सोच रहे हो सर पाकिस्तान पूरा हमारा, अरे वैसे है भी है वो हमारा ही। ठीक है, चले कोई बात नहीं।
ये आ जाता है आपका इंडिया। यहाँ से फिर आपका पेनिनसुला आगे जाता है, यहाँ पे एकदम टिप के ऊपर कौन सी सिटी बसी हुई है, सिंगापुर। और यहीं पे आप क्या देखेंगे, बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है। और बोर्नियो आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसके ऊपर 3 कंट्रियों का क्या है, संप्रभुता, यानी कि सोवरेन राइट है इन 3 कंट्रीज के ऊपर। यहाँ पे फिर आपके और भी बहुत सारे छोटे टापू आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका जापान, और यहाँ पे आपका क्या आता है, ये आपका है रशिया, ठीक है। रशिया के फिर यहाँ पे एक यूराल माउंटेन आता है, कुछ इस तरीके से एक यूराल माउंटेन आता है, ठीक है। ये क्यों बने हैं आगे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जब प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी कर लेंगे ना उसके बाद ये मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। यूराल यहाँ पे ऐसे क्यों बना है, ये एंडीज यहाँ पे क्यों है, ये रॉकीज यहाँ पे क्यों है, ये एप्लेशियन माउंटेन यहाँ पे क्यों बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हिमालयन माउंटेन इस तरीके से क्यों बने हैं, ये थोड़ा सा हम 2 से 3 लेक्चर के बाद आपको डिटेल में बता देंगे। ये क्या है आपका मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये है आपकी, बताइए क्या है, रेड सी, आर लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और ये है आपकी कौन सी, टेथिस सी, बताइए पर्शियन गल्फ है आपकी, ठीक है। ये हो गया आपकी पर्शियन गल्फ। ये बिल्कुल एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब इनके मैंने डायरेक्ट नाम यूज करने वाला हूँ, कि जैसे आपका मेडिटेरेनियन हो गया, रेड सी हो गया, बोर्नियो आइलैंड हो गया, इनके मैं डायरेक्टली नाम यूज करूंगा, तो आपके माइंड में ना पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ये एक्चुअली लाई कहाँ करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन काम क्या स्टार्ट होता है, हमें सबसे पहले क्या जानना है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट है, मैं थोड़ा सा रशिया का जो एरिया है ना वो यूज करने वाला हूँ, किस चीज के लिए। अब आप अपना नोट्स तैयार करते जाइए, ठीक है। साथ के साथ जो जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं साथ के साथ लिखते जाऊंगा और मिटाते जाऊंगा, ठीक है। या फिर मैं एक काम करूं, पहले यहाँ पे शेप में बता देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं वो राइटअप करवा देता हूं, ताकि मैं एक बार ना पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे बना पाऊं, ठीक है, काम आपके लिए भी आसान हो जाएगा। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका कॉन्टिनेंट है ये कैसा है, तकरीबन ट्राइंगुलर शेप में है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कैसा है आपका, ट्राइंगुलर शेप में है या नहीं है, ये देखिए कैसी शेप है इसकी, ट्राइंगुलर शेप में है या नहीं है, बताइए, इतना बताइए। ये क्लियर हो गया आपका। और इसके जब हम अपोजिट साइड जाते हैं, किसकी, ओशन की बात करते हैं, ये क्या शेप बन रही है ओशन की, ट्रायंगुलर शेप है या नहीं है, बताइए बताइए जल्दी बताइए, ये कैसी शेप बन रही है, ट्रायंगुलर शेप है या नहीं है। इस टाइप की अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, एंटीपोडल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सिर्फ इस एक वर्ड को समझाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। अब ये एंटीपोडल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता क्या है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मैंने नीचे लिया है, आप इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं, किसको, ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को पता था शेप चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको ट्रायंगुलर दिखाने के लिए वहीं पे किया है। एंटीपोडल का मतलब ये होता है जहाँ पे बेस आता है ना, ये है बेस, वहीं पे उसके अपोजिट में क्या आएगा, एपेक्स आएगा, ठीक है। ये हो गया किसका, एपेक्स। और ये जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ओशियंस को, ठीक है। रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉन्टिनेंट को। रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्टिनेंट को। ये हो गया आपका ओशन और ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट। ये जब आपस में आके मिलते हैं तो कैसी हैं, बेस के अपोजिट में एपेक्स है, तो इसी को क्या बोला जाता है, एंटीपोडल टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी जगह कम है, फिर भी अगर आप देखेंगे ना, ये कुछ इसी तरीके की आपको क्या देखने को मिल रही है, ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूं, अटलांटिक की बात करूं, अटलांटिक की शेप बताइए कैसी है, ये मैंने कैसी शेप बनाई है, एस शेप बनाई है ना। और एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो अपर पार्ट है ना, जिसको हम नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, इसको आपको ज्यादा बाहर दिखाना है मैप को बनाते वक्त। ये बहुत ही बारीकी है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, या फिर अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आप नॉर्थ अमेरिका बनाएं, ये हमेशा बाहर रहना चाहिए एज कंपेयर टू साउथ अमेरिका। रीजन बीइंग, ये प्लेट ज्यादा फास्ट मूव कर रही है इस तरफ, किस तरफ, ये आपका यहां पे आ जाता है पैसिफिक, ठीक है। ये आपका है पैसिफिक ओशन, तो यानी ये पैसिफिक ओशन की प्लेट को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, छोटा करता जा रहा है। तो इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी कम है, जिसकी वजह से ये एस शेप आपको बनती हुई दिखती है। यहां तक बताइए, क्लियर हो गया। एक मिनट। यह हो गया आपका क्या, ट्रायंगुलर शेप आपका कॉन्टिनेंट का है और ओशन का क्या है, ट्रायंगुलर शेप। लेकिन कैसी है, एंटीपोडल टाइप ऑफ, एंटी मतलब होता है उल्टा, पोडल का मतलब होता है पैर, ठीक है। एक बार मैं लिख भी देता हूं, एंटीपोडल, ठीक है। एंटी का मतलब होता है ओपोजिट, ठीक है, मैं यहां पे ओपोजिट लिख देता हूं। पोडल का मतलब होता है पैर, ठीक है, लेग्स लिख लीजिए आप,
ठीक है, ये एक एक शब्द को अगर आप समझ के चलेंगे ना, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंटीपोडल समझ में आ गया, ट्रायंगुलर शेप समझ में आ गई, मैप समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे साउथ अमेरिका को उठा के जोड़ दूं किसके साथ, बताइए बताइए किसके साथ, ठीक है, अफ्रीका के साथ, तो क्या होगा, ये आपस में एकदम जिक्सो पजल की तरह फिट महसूस होते हैं। तो इस टॉपिक को अभी यहाँ पे रोकते हैं, उससे पहले हमें क्या करना है, इस बोर्ड को करना है क्लीन, ताकि आप क्या कर पाएँ, इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आप नोट डाउन कर पाएँ। ठीक है, हाँ, इंट्रोडक्टरी पार्ट आप नोट डाउन कर पाएँ। कल मेरे पास ना एक विद्यार्थी की मेल आई थी, उनको, वो मेरा एक पेड स्टूडेंट है, उनको जो पेड कोर्स करवाया था ना, ये मैसेज स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं उनको क्या करूँगा, स्कॉलर लेवल के प्रोवाइड करने वाला हूँ नोट्स। देखिए वो मैंने किस लिए बोला था, ये थोड़ा सा आप समझिए, ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के साथ मैंने काम किया था ना, उनकी एक टैगलाइन है कि आप कुछ इस तरीके से पढ़िए कि आपको किताबें पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन देखिए मेरी एक अलग फिलॉसफी है, किताबों के बगैर आपको कभी भी नॉलेज नहीं मिलती। जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये एक इन्फॉर्मेशन है, अब आप इस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको किताबों से पढ़ के ही समझ में आएगा। तो मैंने बच्चों को यही बोला था, क्योंकि उस वक्त मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे अपना ये जो चैनल है दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक है, तब मैंने बच्चों को ये बोला था कि बेटा देखो, मैं आपको स्कॉलर लेवल के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। स्कॉलर लेवल के नोट्स और कुछ नहीं है, जो आपकी किताबें है ना, क्योंकि जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे वो भी बहुत हाई क्वालिटी नोट्स हैं। ठीक है, आप पहले उनके ऊपर कमांड बनाइए। जैसे आने वाले लेक्चर्स आप देखेंगे ना, उसके अंदर मैंने क्लियर कट बोला, बेटा देखिए 3 चरण होते हैं। ठीक है, 3 लेवल होते हैं तैयारी करने के। सबसे पहले जो मैंने आपको डिक्टेशन के तौर पे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप उनके ऊपर कमांड स्टैब्लिश कीजिए। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या दिए हैं, प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड किए, उनको एक बार आप पढ़िए समझिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है ना अभी भी आपके 250 वर्ड्स जो आप लिख रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, कहीं पे गैप लग रहा है, तो ये वीडियोस आप कंसिस्टेंट देखते जाइए, क्योंकि इसमें हूबहू मैं क्या कर रहा हूं, जो बुक्स है ना, बुक्स के कंसेप्ट को उठा के सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। और साथ के साथ में क्या करवा रहा हूँ, मार्किंग भी करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ मैं, मार्किंग भी करवा रहा हूँ। और ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर करवाया था ना, याद कीजिए सबसे पहला लेक्चर, अरे मैं इस सरित क्लासेस की नहीं, उस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बोला था मार्किंग भी करवाऊंगा। लेकिन मुझे पता चला कि एज पर देयर टैगलाइन वो किताबों का यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करते। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे खुले में बोलता हूँ कि किताबें बहुत ज़रूरी है। किताबों को पढ़े बगैर आप एक स्टूडेंट ऐसे बनेंगे जिसके पास इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन कहीं काम की नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए वही लेक्चर आपने भी देखा है, वही लेक्चर बाकी के जो 1000 बच्चे हैं उन्होंने भी देखा है। अब आपके अंडरस्टैंडिंग में और बाकी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में क्या फ़र्क रहेगा, वो फ़र्क ये रहेगा आपकी जो किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, तकरीबन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना यूपीएससी मेंस की, 12,000 बच्चे क्या लिखते हैं, यूपीएससी मेंस लिखते हैं दिल्ली के अंदर बैठ के, और उसके अंदर जो बिल्डिंग होती है ना, उसके अंदर जो टोटल 5 से 6 मंजिला होती है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे जो टॉप के ये जो होते हैं ना बिल्डिंग, इसके अंदर आपके ज्योग्राफी के स्टूडेंट क्या लिख रहे होते हैं, मेंस लिख रहे होते हैं अपने ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 3 मंजिले। तो अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे 12,000 बच्चों में से 6,000 बच्चे क्या लिख रहे हैं, आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल लिख रहे हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल बच्चे क्या देख रहे हैं, वही लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन उनके आंसर में डिफरेंस कहाँ से आता है, जब वो किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बारीक बातें हैं, मैं वहाँ पे चाह के भी नहीं बोल पाया, क्योंकि अगर मैं बोला तो वो माइट भी एडिट हो गया होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बोला भी था कि आप मेरे ब्लॉग के ऊपर जाके जरूर चेक कीजिएगा, ये सारी बोलते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैसेज था सर, इसी मैसेज में आपने 5 मिनट ले लिए, क्या करें बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल्स आ रही थी मेरे पास कि सर ये पेंडिंग है, ये मिसिंग है। बेटा देखो मिसिंग कुछ नहीं है, पेंडिंग कुछ नहीं है, सारा मैंने आपको इस तरीके से करवाया है कि आपको कंटेंट ना बहुत मिनिमम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, किस लिए करवा रहा हूँ, ताकि कहीं पे भी कोई पॉइंट अगर आप मान लीजिए बुक रेफर कर रहे हैं समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या बात की है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी बेसिकली किन 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, किन 2 चीज़ों की बात करती है, ये बात करती है ओशियनिक क्रस्ट, और बताइए कौन सी क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंट को मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखता हूँ, फिर आगे सी लिख दिया जाएगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट। अब जब ये ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट क्रस्ट क्या करते हैं, हाँ
जब हम इनकी बात करते हैं, ये किस टाइप के लैंडफॉर्म है? ये हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, ठीक है। और ये एज पर किसके द्वारा दिया गया कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट दिया गया है सेलिसबरी के थ्रू, ठीक है। सेलिसबरी के थ्रू ये कंसेप्ट दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर। और जब हम इसी फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, एक मिनट, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर की बात करते हैं किसके ऊपर? ग्लोबल लेवल पे। किसके ऊपर? ग्लोबल लेवल पे इस फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा पार्ट? कॉन्टिनेंट पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट? कॉन्टिनेंट पार्ट रिप्रेजेंट करता है 29%। हालांकि आपको किताब के अंदर 29.2 करके दिया होगा, आप उसको इतना डिटेल में मत जाइए, ठीक है। 71% और बुक में आपको दिया हुआ है 70.8%। तो कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैं 3 कलर ले लेता हूं ताकि मार्किंग अच्छे से यहाँ पे मैं बोर्ड पे कर पाऊँ, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ग्लोब पे? 29%। और जो ओशनिक पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 71%। लेकिन हमें क्या देखना है? थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखना है। थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखने का मतलब क्या है? हमें देखना है इसको हेमिस्फीयर लेवल पे, ठीक है। हेमिस्फीयर लेवल का मतलब क्या? हमें देखना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट कि 83% क्या है? लैंड है। किसमें? नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट में क्या है? 83% लैंड है। और यहीं पे सदर्न पार्ट की अगर मैं बात करूं, सदर्न पार्ट में 90.6% क्या है आपका? वाटर है। क्या है आपका? वाटर है। तो इसलिए इस हेमिस्फीयर को क्या बोला जाता है? वाटर हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या बोला जाता है? वाटर हेमिस्फीयर। और इसको क्या बोला जाता है? लैंड हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है? लैंड हेमिस्फीयर। कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप अभी 3 बार क्यों बोलते हो? बेटा जो पहली बार देख रहा है ना, उसको मैं चाहता हूं कि 3 बार सुने और ये शब्द उसके कान में जाएं और उसको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा? ग्लोबल लेवल पे 29% और 71% ये सेग्रीगेशन है। लेकिन अगर हेमिस्फीयर लेवल पे आते हैं तो 83% लैंड और 90.6% आपका आता है वाटर। यहाँ तक क्लियर? अब इसके अंदर आप एक और चीज देखिए, कॉन्ट्रास्टिंग थिंग क्या है? अगर आप देखेंगे कि ओशन के अपोजिट ओशन कितने परसेंट आपको मिलेगा? मात्र 44.1%। ये पॉइंट में देख लेना, आगे पीछे हो सकता है, 44 फिक्स है, ठीक है। उसके बाद लैंड के अपोजिट में लैंड, अगर पूरे ग्लोब की बात करें कितने परसेंट आपको मिलेगी लैंड के अपोजिट लैंड? वो है आपका 1.4%। कितना? 1.4% आपका क्या है? लैंड के अपोजिट लैंड और 44% क्या आपका? ओशन के अपोजिट ओशन। यहीं पे अगर मैं बात करूं लैंड और ओशन, यानी जमीन के अपोजिट क्या है? ओशन। ये कितना है? 95%। दोबारा से रिकॉल कीजिए, ओशन के अपोजिट ओशन कितना परसेंट है ग्लोब का? 44%। लैंड के अपोजिट लैंड कितना है? 1.4%। और लैंड के अपोजिट ओशन कितना है? 95%। बताइए, ये सिंपल सा फ्लो चार्ट आप बना के तैयार कर लीजिए। आपको मैंने कितने मिनट का टाइम दिया है? 30 सेकंड का टाइम दिया है। मैं पानी पीता हूं, आप इसको बनाइए। हो गया? करें फिर अपना आगे का काम स्टार्ट। यहां पे देखिए, अभी तक हमने क्या देखा? बेसिक देखा है कि जमीन और पानी को किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है। लेकिन एक और कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है। क्या कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है? अगर हम किसकी बात करते हैं? पोल्स की। किसकी बात करते हैं? पोल्स की। यहां पे अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करूं, किसकी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। यहां पे जो साउथ पोल है, साउथ मतलब यहां पे इंडिया का साउथ आप मान के चलिए, क्या है साउथ में? पानी है। लेकिन साउथ पोल कहां पाया जाता है? लैंड के ऊपर, यानी कि न्यूजीलैंड जो है ना, यानी साउथ पोल किसके कहां पे पाया जाता है? सॉलिड स्टेट, यानी कि आपका लैंड में पाया जाता है। तो यहां पे मैंने ऐसा पता नहीं क्यों लिख दिया, जमीन डोमिनेट है, ठीक है। ये एनोमली देखने को मिल रहा है। साउथ में क्या है आपका? साउथ पोल। और साउथ में क्या डोमिनेट है आपका? कहां गया भाई साउथ? कहां गया? ये गया साउथ। साउथ में आपका डोमिनेट है वाटर, लेकिन आपका साउथ पोल कहां मिलता है? जमीन के ऊपर, ठीक है। ऐसा ही नॉर्थ में क्या डोमिनेट है? बताइए, नॉर्थ में क्या डोमिनेट? आपका 83% जमीन है, लेकिन यहां पे आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ठीक है।
और ये नियर बाय आपका कनाडा है, ठीक है, कनाडा, और ये आपका नियर बाय न्यूजीलैंड है, ठीक है। यहां तक क्लियर। हमने पोल के बारे में देख लिया। पोल के अंदर क्या आपको डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, लैंड के अपोजिट लैंड, और यहाँ पे हेमिस्फीयर की हमने बात कर ली, कौन सा हेमिस्फीयर के अगेंस्ट क्या मिलता है आपको, ठीक है। यहां तक बताइए ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। और इसके अंदर एक 5th पॉइंट और है, जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे उसके अंदर शेप के बारे में बात की गई है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डायग्राम के माध्यम से, कि आपकी एंटीपोडल टाइप ऑफ क्या मिलती है, अरेंजमेंट मिलती है। जैसे ही यहां पे हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, ठीक है, जैसे ही हमने यहां पे बात की अरेंजमेंट की, तो इसी के साथ आपके नया जो कंसेप्ट है किसका, टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, याद कीजिए। मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपको बोला था, लुथियन ग्रीन ने क्या बोला था कि जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ शेप है। अब उनके दिमाग में खुरापात आई कैसे कि यह टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, वो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए लुथियन ग्रीन का क्या कहना था। हाँ, इनकी मैंने कोई भी पिक्चर लगाई नहीं है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आते नहीं है, बट तैयारी पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि देखा यह गया है कि जैसे पोल्ट्री है, आज तक कभी पूछा नहीं गया, पोल्ट्री से फिर सीधा 2020 के अंदर सवाल आ गया है मेंस के अंदर, ठीक है। तो तैयारी पूरी रखनी चाहिए, कभी बैकग्राउंड में सवाल आ जाए, क्रिटिकली इवैल्यूएट में आ जाए लुथियन ग्रीन का नाम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर ये कि पता नहीं कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं, आपकी किताब में से ही आया, ठीक है। जो लुथियन ग्रीन है, इन्होंने क्या बोला था कि जो अर्थ की शेप है कैसी है, टेट्राहेड्रल है। अब देखिए टेट्राहेड्रल क्या होता है, सिंपल सी मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, जैसे CH4 है ना, CH4 को जब आप क्या करते हैं, डीअरेंज करते हैं, डीअरेंज मतलब उसको मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर उसके बॉन्ड्स की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कैसी होती है, ये हो गया आपका कार्बन, ठीक है, ये बॉन्ड है किसकी, आपकी हाइड्रोजन की, और ये बॉन्ड है आपकी अगेन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड है अगेन हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड है आपकी अगेन हाइड्रोजन। ये होती 3D के अंदर है, लेकिन ये मैं 2D के ऊपर बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं 3D अंदर घुस के नहीं बना सकता इस बोर्ड के, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखती है। तो यहीं पे जब बात करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी, लुथियन ग्रीन के द्वारा, इनका क्या कंसेप्ट था, इनका ये सिंपल सा कहना था, जब एक स्फीयर क्या होता है, गर्म होता है, यानी कि अर्थ की बात कर रहे हैं, जब अर्थ बन रही थी क्या थी, एकदम गर्म थी। जब एकदम गर्म स्फीयर को आप चारों तरफ से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको पिचकाते हैं, तो कैसी शेप ले लेता है, अकॉर्डिंग टू लुथियन ग्रीन, उन्होंने क्या बोला कि वो शेप कुछ इस तरीके की हो जाती है, उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ शेप, ठीक है। उसमें फिर अगर देखिए आप किताब के अंदर देखिए, किताब का पेज नंबर है 116, उसके अंदर देखिए कुछ ऐसी ही, एक तो पहला ये पहरा है, उसके बगल में देखिए, और फिर एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही आपको एक डायग्राम बना हुआ दिखेगा, वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक अंदर कुछ इस तरीके की ना शेप बना रखी है, ठीक है, ऐसी कुछ शेप बना रखी है, उसके अंदर देखिए यही टेट्राहेड्रल डायग्राम जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे ऊपर क्या बोला गया है आपका, आर्टिक सी, मैं उल्टा बना दिया, आप इसको थोड़ा सा बस घुमा लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, आर्टिक सी, फिर यहाँ पे अटलांटिक सी, फिर उसके बाद इंडियन ओशन, फिर आपका कनाडा, फिर उसके बाद साइबेरिया, कुछ इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे लुथियन ग्रीन ने अपने जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया। और एक और चीज़ सबसे मस्त इन्होंने क्या बोली है कि भाई देखिए फ्लैट जगह, जैसे आप मेरे टेट्राहेड्रल में देखने ना, नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी, जो फ्लैट जगह है उसको किसने एक्वायर कर लिया, जो ओशन का पानी है, ठीक है, जो ओशन वाटर है उसके द्वारा क्या कर लिया गया है, एक्वायर कर लिया गया है, यानी कि उस जो फ्लैट जो पार्ट है उसके ऊपर पानी आ गया। और जो आपको क्या दिख रही है, ये टिप्स दिख रही है, ये क्या है आपके, बहुत सही जवाब दिया, ये है कॉन्टिनेंट, यानी कि पीक्स, यानी कि आपके माउंटेन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है आपके, हाँ, ये जो टेट्राहेड्रल के जो पीक्स है वो है। क्या बताइए, अपनी कॉमन सेंस यूज करके बताइए, क्या अर्थ की कुछ ऐसी शेप है, नहीं है। लेकिन हम ये कंसेप्ट कब की बात कर रहे हैं, 1876, एक बार मैं ये कंफर्म कर लेना, 1876 है ना, अरे भाई कहाँ गए, 75 है, ठीक है। एक और कंसेप्ट है, उसकी डेट 1876 है, इसलिए थोड़ा सा मुझे उसके क्या रहेगा, ठीक है। ये कब की बात है, 1875 की, यानी कि 1875 की। क्या उस वक्त सैटेलाइट थे, अरे नहीं भाई, ना तो कंप्यूटर थे, फिर भी देखिए इतना दिमाग लगाया ऐसी कोई थ्योरी डेवलप करने के लिए। आप बताइए इस थ्योरी की क्या हुई होगी, आरती उतारी गई होगी या रिजेक्ट कर दिया होगा। अरे भाई सिंपल, इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं आया तो आपने रिजेक्ट कर दिया, पर्टिकुलर्स के ऊपर क्या दिए थे, पॉइंट्स दिए थे, क्यों इसको रिजेक्ट किया। सबसे पहली चीज, अगर आपको क्या चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। किसके अंदर चाहिए स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी क्रस्ट में चाहिए। और ऑलरेडी
ये प्रूव किया जा चुका है किसके थ्रू, प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू, कि जो आपकी प्लेट है कंसिस्टेंटली क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये चीजें गलत हो गई। ठीक है, बैकग्राउंड में इसी नॉलेज का यूज करते हैं कौन, WM डेविस। उन्होंने भी क्या बोला, अच्छा यहाँ पे क्रस्ट ना स्टेबल हो चुकी है तो मेरी थ्योरी कुछ इस तरीके से काम करेगी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक की डिस्कवरी होती है तो ये पता चलता है स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए जितनी भी प्लेट टेक्टोनिक से पहले जितनी भी थ्योरी थी सारी क्या हो गई, वाइप आउट हो गई, उनको फिर फर्दर कोर्स ऑफ डिस्कशन में नहीं लिया जाता। दूसरा क्या यहाँ पे तर्क दिया गया, दूसरा तर्क ये दिया गया, अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती ना तो अर्थ अपने एक एक्सिस पे इस तरीके से टिल्ट है और वहां पे वो गोल गोल घूमती है, तो टेट्राहेड्रल के हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो क्या बोला गया, ये थ्योरी हम फॉलो नहीं करते। लुथियन ग्रीन की थ्योरी आपको समझ में आ गई, अरे भाई इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलती है। मैं जब ये तैयारी कर रहा था मैंने बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, इवन की जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, पढ़ाया है, पता क्या क्या करते हैं, क्या है, मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा। मैं बहुत ये देखता था यार कहीं पे मेरे को ना फ्री में कंटेंट मिल जाए, फ्री में कंटेंट मिल जाए, तो क्या करता था, मैं पढ़ना स्टार्ट करता था 10 20 40 लेक्चर डालते थे। इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये हमारा नामात्र शुल्क का क्या है, पेड कोर्सेज, आप इसको क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। उनको कौन बताए भाई, अगर पेड कोर्सेज चाहिए होते तो पहले ना ले लेते। बताइए, आप भी सहमत हैं कि नहीं है? तो यहाँ पे हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए घर के अंदर पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे कोई रेंट देना नहीं है मेरे को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जहाँ पे 2000 आता है 1000 रुपये और फालतू आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बस आपकी तैयारी अच्छी होती रहनी चाहिए, नहीं तो तब फर्क पड़े। अगर आप पढ़े नहीं रहे, तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे अच्छे से, तब जरूर फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा लुथियन ग्रीन का। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, FB टेलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अरे भाई कपड़े सिलने वाले नहीं, इनका नाम ही है FB टेलर। ठीक है, अब देखिए जो FB टेलर थे ना, इन्होंने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ना उसके बारे में क्या करने स्टार्ट की, बात करनी स्टार्ट की। इन्होंने सीधा सीधा चैलेंज किसको किया था, जो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी थी उसको क्या किया चैलेंज। और यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत एकदम इनोवेटिव आइडिया दिए। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा इनके सामने क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने अपना इतना दिमाग दौड़ाया, इतना दिमाग लगाया। देखिए सबसे पहली बात है, अगर आप बैचलर हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ आप रहते हैं, जब तक पेरेंट्स नहीं बोलेंगे ना चल बेटा बाहर निकल के नौकरी कर, आप नौकरी के लिए बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जब तक आपका जो बॉस है ये नहीं बोलेगा ना अगर प्रमोशन नहीं हुई तुम्हारी इस बार तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, फिर आप देखिए क्या क्या एकदम मोटिवेशन आता, नहीं भाई मेरे को जॉब करनी है, अच्छे से फोकस होकर करना है। तो इसी तरीके से इसकी लाइफ में भी ना कुछ प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे टर्शरी पीरियड के ना, टर्शरी पीरियड के जो फोल्ड माउंटिंग थे, ठीक है, जो अच्छा फोल्ड है ना, मैं फ्लड लिखने वाला हूँ, जो फोल्ड माउंटेन थे ना ये उनको क्या नहीं कर पाए थे, वो नहीं, और भी जो थे ना इनके जो कलीग्स थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे भाई ये फोल्ड माउंटेन क्या बला है, क्यों बनी है, उनको कौन बताया भाई नीचे हमारी प्लेट टेक्टोनिक है वो मूव कर रही है, कन्वेक्शनल करंट बन रहा है। ठीक है, अभी तो वो समय नहीं आया। ये कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये बात की जा रही है 1908 की। ठीक है, और इनकी थ्योरी जब फाइनलाइज हुई थी वो थी 1910 में। एक और टाइमलाइन यहाँ पे याद कर लीजिए, यहाँ पे 1912 के अंदर कौन देते हैं, अल्फ्रेड वैगनर अपनी थ्योरी देते हैं। जो क्रिटिसिज्म यहाँ पे आपको मैं करवाऊंगा ना एग्जैक्ट अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी में है। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट आपको अल्फ्रेड वैगनर करवाते ना, ये मैं करवाता तो आपके दिमाग में पता क्या आता, अरे भाई इतना दिमाग लगा लिया यहाँ पे ये चीजें क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, Ctrl+C Ctrl+V पूरा नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके। ठीक है, किस तरीके से किया था वो मैं जब उनके ऊपर आऊंगा बताऊंगा। लेकिन 1912 में इन्होंने थ्योरी क्या की, फाइनलाइज कर दी, मार्केट में पब्लिश कर दी। लेकिन वही बात है ना, जैसे यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो क्या कीजिए, डाल दीजिए, व्यूज आते हैं एक साल बाद उठ जाती है ट्रेंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकी जो थ्योरी है ट्रेंडिंग में कब आई, 1922 में। लेकिन हाइपर ट्रेंडिंग कब आई, जब इसको ट्रांसलेट किस में किया गया, इंग्लिश में। ये कौन थे, जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये जर्मन थे। इनकी किताब का नाम भी ना इतना तगड़ा है, मेरे को लिखते टाइम ना 6 बार मुझे खुद याद करना पड़ा। ठीक है, लिखवा दूं अभी, क्या पता थोड़ी बात करते करते मैं स्पेलिंग ही भूल जाऊं उसकी। ठीक है, इनकी किताब का नाम एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, डाई नहीं है, इसको दी बोला जाता है, एक मिनट, हाँ इनकी स्पेलिंग भी ना इतनी जबरदस्त है। ये टी है भाई, टी है ये,
HUNG, ठीक है। और इसके बाद आएगा आपका DER, इसके बाद आपका आएगा एंड ओशनेज, ठीक है। ये इनकी किताब का नाम है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। यहाँ पे मैंने कुछ मिली सेकंड के लिए क्या कर रहा हूँ, लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ जरूरी काम आन पड़ा है। तो चलिए अपने लेक्चर को दोबारा से रिवैम्प करते हैं, बीच में कुछ मिली सेकंड के लिए हमने रोक दिया था। तो ये थी इनकी किताब का नाम, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए अभी मैंने लिख दिया, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं बस यहाँ पे जब पढ़ाऊँगा ना अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इनकी एक किताब थी, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि मैं स्पेलिंग भूल चुका हूँ, ऐसा नहीं है भाई, स्पेलिंग याद रहती है। मैं तरीके बताता हूँ किस तरीके से आप स्पेलिंग्स को याद करते हैं। ENT, अरे मेरे मेडिकल्स के स्टूडेंट्स समझ में आ गया, ENT। और ये आप मेरे नाम की स्पेलिंग याद कर लीजिए, TE, ठीक है। फिर हंग, ठीक है, सिंपल सा। मैंने सही में ये जर्मन वर्ड्स हैं, अभी से तो क्या शुरुआत है। अर्धकुंडे ये किताब का नाम है। फिर उसके बाद जब पैंक की थ्योरी करेंगे उसके अंदर सीधे सीधे वर्ड आएंगे, एल्वितुंगे, बॉस्चुंगे, हैडलहिंग, बहुत ऐसे लंबे लंबे। भाई यहाँ से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, इधर जाकर खत्म होगी, ठीक है। मैंने जब बोर्ड के ऊपर लिखा था स्मार्ट बोर्ड पे, मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और मेरे को कन्फ्यूजन होगी भाई ये पूरी बोर्ड के ऊपर आएगी भी कि नहीं आएगी, ठीक है। ये उनकी थ्योरीज है, जर्मन लैंग्वेज है इसलिए इतनी बड़ी है। और आपको पता है जो जर्मन लैंग्वेज है और जो हमारी संस्कृत है उसका कॉमन ओरिजिन है। हाँ, ये जब आप इतिहास में पढ़ते हैं ना, इतिहास देखिए ये एक शब्द है ना इतिहास, ये भी अपने आप में एक पूरी एक क्या बोलते हैं एक नॉलेज है ये इतिहास। अभी इतिहास के ऊपर ना जाते हुए अपने भूगोल के ऊपर आते हैं, ठीक है। एक ना बहुत अच्छी लाइन थी, मुझे याद नहीं आ रही है, कि हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकल फीचर और ज्योग्राफी इज़ अ कोरोलॉजिकल फीचर, ऐसा करके कुछ है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रही है। जब याद आएगी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ये ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर ना मैं आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 1908 के अंदर इन्होंने क्या दिया था, अपनी थ्योरी को बनाया, डेवलप किया, और 1908 के अंदर ये क्या हुई, पब्लिश हुई। यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम क्या थी, ये टर्शरी जो पीरियड था, जो टर्शरी पीरियड था उसके अंदर क्या है, जो फोल्ड माउंटेन कैसे बने ये उसको बताना चाहते थे, उसको डेवलप करना चाहते थे, पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने बहुत सारी क्या की थी, जो इनके एग्जिस्टिंग उस वक्त के टाइम पीरियड में जो स्टडीज़ थी ना अवेलेबल थी, उनको क्या किया था इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था। वो थ्योरी वो क्या क्या थी, जैसे इनके पेलियो क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने स्टडी की। जैसे मैंने आपको बताया था ना पेलियो जब भी वर्ड आ जाए कौन सा, पेलियो, ठीक है। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। इसी शब्द के साथ अगर मैं क्या ऐड कर दूं, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, इसके आगे लिखा हुआ है क्या, पेलियो, यानी कि आज से जो 100 साल पहले, या फिर 100 साल तो बहुत छोटा हो गया, क्या बोलते हैं कुछ मिलियंस ईयर पहले क्या था क्लाइमेट, उसके लिए शब्द यूज़ किया था एक पेलियो। ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ पे स्टडी करना चाहूँ कि आज से 100 मिलियन साल पहले कैसा मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये क्या कहलाएगा, पेलियो मैग्नेटिज्म। इसीलिए इसी तरीके से जब आप फिजिक्स जो आप ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे वो कहलाएगा फिजिक्स या फिजिसिस्ट बोल सकते हैं, जो उसकी पढ़ाई करता है। तो इन सारी थ्योरी से इन्होंने क्या लिया, अपने थ्योरी को डेवलप करना स्टार्ट किया। और इन्होंने क्या किया, ये बोला कि देखिए मेरी थ्योरी में ना 2 फोर्स हैं जो काम करते हैं, लेकिन वो 2 फोर्स काम किसके ऊपर करते हैं, सबसे पहले इन्होंने वही बताना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या बोला, ये मैं पूरा साफ कर दूं क्योंकि एक पूरा ना बहुत ही बेहतरीन एक फ्लो चार्ट डेवलप करने वाला हूं मैं यहाँ पे, ताकि आपकी सारी जो ये FB टेलर की जो थ्योरी है ना, पढ़ते वक्त आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी एक पूरी क्या की थ्योरी डेवलप की। 1 मिनट में एक बार ना थोड़ा सा यहाँ पे गो थ्रू कर लेता हूँ, सारे पॉइंट आपको मैंने बता दिए, हाँ ठीक है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। 1 मिनट, सही है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला था, अच्छा मुझे ना, मैं क्या देख रहा था, मैंने आपको टर्शरी पीरियड बताया है और यहीं पे मैंने अपने नोट्स में ना क्रिटेशियस पीरियड देख लिया, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि भाई क्रिटेशियस पीरियड और टर्शरी पीरियड कहीं गलत तो नहीं बता दिया। इनकी जो प्रॉब्लम थी टर्शरी पीरियड की थी, लेकिन इनकी थ्योरी स्टार्ट होती है क्रिटेशियस पीरियड से, ठीक है। क्रिटेशियस पीरियड से इनकी थ्योरी स्टार्ट होती है। ये बोलते हैं कि क्रिटेशियस पीरियड में क्या होता है कि जो आपकी ज़मीन है ना वो 2 पार्ट्स में जाती है। किसके अंदर, एक तो आपकी जो अपर पार्ट है, जो नदन पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है, हाँ लोरेंशिया,
ठीक है। जो अपर पार्ट है उसको क्या बोला गया, लोरेंशिया, यानी कि अपर यानी कि नदन में जो है, ठीक है। जो नॉर्थ साइड में है वो क्या है आपकी लोरेंशिया, और जो साउथ साइड में है उसको क्या बोला गया, गोंडवाना, ठीक है। ये है आपकी साउथ साइड में। अब इनसे ये पूछा गया, इनसे तो पूछा नहीं गया था, इन्होंने अपनी थ्योरी में पहले ही खुद बता दिया कि ये जो दो लैंड मास है ना, ये टूटे किस वजह से हैं, इसके अंदर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ये फोर्स एक्ट कर रही है टाइडल फोर्स, ठीक है। टाइडल फोर्स क्या होता है बताता हूँ। आपने ये सुना होगा ना, ज्वार भाटे आते हैं, जैसे ही चांद नज़दीक आता है, सूरज नज़दीक आता है, तो जो समुद्र का पानी है ऊपर होता है नीचे जाता है, और चाइना के पास तो 14-14 फीट पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है, ठीक है। वो जब हम यहाँ पे करेंगे ना जियोमॉर्फोलॉजी में, जब टाइडल उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने जो टाइडल लिख दिया ना, यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख दीजिए जो मून की वजह से क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। ये पानी के ऊपर तो ठीक है, लेकिन इन्होंने सीधा किसके ऊपर लगा दिया, लैंड के ऊपर लगा दिया। भाई पानी और लैंड मोबाइल थोड़ी ना होते हैं, लैंड मोबाइल नहीं होती, पानी मोबाइल होता है, इसलिए वहाँ पे लगता है, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बता दिया कि दो क्या है आपकी लैंड यहाँ पे क्या कर रही है, मूव कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट क्या दिया, ये मूव कर रही है अपनी जगह से किस वजह से, इन्होंने एक और पॉइंट ये दिया कि जो आपकी क्या है कॉन्टिनेंट, ठीक है, वो किसकी बनी हुई है, सियाल की बनी हुई है, यानी कि ये क्या है, लाइटर है। लाइटर मतलब वो वाला लाइटर नहीं, लाइटर मतलब हल्के वाला। सही में आप भी पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। फिर जो दूसरी जो डेंसर लेयर है, जो हैवी लेयर है, वो क्या है, सीमा है आपकी, ठीक है। अब ये लाइटर मतलब कि सियाल और ये सीमा इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, कौन सी लेयर, सियाल फ्लोट कर रही है सीमा के ऊपर, तो इसकी वजह से टाइडल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है इसको आगे मूव करने के लिए। और ये मूव क्यों हो पा रही है, ये फ्लोट कर रही है सीमा के ऊपर। ये इनके क्या थी, सबसे पहले ये थ्योरी एफ.बी. टेलर के थ्रू दी गई थी। अब सीधा कॉपी पेस्ट ये फोर्स का यूज कर लिया किसने, हाँ यहाँ पे बस एक ऐड किया वैगनर ने, लॉ ऑफ बॉयंसी का, वो देखेंगे होता क्या है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये बता दिया कि कौन सी फोर्स किसके ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब वो बताना स्टार्ट करते हैं कि ये फोल्ड माउंटेन कहाँ से क्यों बने हैं, नदर्न पार्ट में रप्चर होके क्या क्या बनेगा, सदर्न पार्ट में रप्चर होके क्या क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो पार्ट है मूव हो चुके हैं, ठीक है, ये पार्ट मूव हो चुके हैं। जो नदर्न पार्ट है इसमें किस तरीके की मूवमेंट हुई है, रेडियल टाइप ऑफ मूवमेंट हुई है, ठीक है, रेडियल टाइप ऑफ मूवमेंट होने की वजह से। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक और मैं सेग्रीगेशन के तौर पे करूँ ना, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है, दो पार्ट्स में इन मूवमेंट को क्या कर सकते हैं आप डिवाइड कर सकते हैं। ये दो पार्ट कौन सा है, एक तो आपका इक्वेटर की तरफ क्या हुई है, मूवमेंट हुई है, इक्वेटर वर्ड, ठीक है, और दूसरी मूवमेंट किस तरफ हुई है, वेस्ट की तरफ हुई है, ठीक है, वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई है। एक हुई है आपकी इक्वेटर की तरफ और एक हुई है आपकी, हाँ ये इक्वेटर की तरफ जो मूवमेंट हुई है, इसकी वजह से कौन से जो माउंटेन है वो आपको बनते हुए दिखते हैं। सबसे पहला आपको दिखता है हिमालयन माउंटेन। अब मुझे बैठना पड़ेगा घुटनों के ऊपर क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना कवर नहीं होता खड़े होके, ठीक है। हिमालयन के बाद आता है आपका कोकेशियस, मैप के अंदर बता दूंगा कौन सी लोकेशन कहाँ पे, कोकेशियस, हिमालयन, कोकेशियस, और उसके बाद आपका आता है एल्प्स, ठीक है। और इसी तरीके से जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई है, वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से अकॉर्डिंग टू एफ.बी. टेलर कौन से यहाँ पे अलग से क्या बनी है, इधर एफ.बी. टेलर ने बताया है कि वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से दिमाग से निकल जाती है चीजें, आपका रॉकीज और यूराल, ठीक है। यूराल की लोकेशन याद आ गई कहाँ पे है, हाँ इसलिए मैंने आपको यूराल बता दिया था और रॉकी बता दिया था कहाँ पे है, हिमालयन बता दिया था, एल्प्स मिस आउट हो गया, कोई बात नहीं, मैप के अंदर जब एटलस वाला करेंगे ना उसके अंदर मैं मार्किंग करवा दूंगा। अब ये क्या है, मूव होते गए हैं। अब इसमें क्या हुआ, रेडियल टाइप ऑफ क्या हुई है, यहाँ पे मूवमेंट हुई है नॉर्थ डायरेक्शन में, किसके बीच में, नॉर्थ जो अमेरिका है ना उस प्लेट के अंदर। अब ये रेडियल मूवमेंट से तीन चीज़ें हुई है, एक बार देख लेता हूँ, हाँ आपको दिख जाएगा, ये मैं ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये तीन चीज़ें क्या हुई हैं। सबसे पहले हुई है स्प्लिट, नहीं सबसे पहले हुई है स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच होने के बाद हुई है स्प्लिट, स्प्लिट होने के बाद हुई है रप्चर, ठीक है। इन तीन प्रोसेस से गुजरने के बाद कौन सी आपको चीजें बनती हुई दिखती हैं, बफन बे, ठीक है, बफन बे, और दूसरी आपकी लेब्राडोर, फिर है आपकी डेविस स्ट्रेट,
ठीक है, बफन बे, लेब्राडोर और डेविस स्ट्रेट। लेब्राडोर आपकी कैसी है, ठंडी, ठीक है, इसलिए जो लेब्राडोर कुत्ते हैं ना वो भी आपने देखा होगा इतने शांत स्वभाव के होते हैं। एक बार आप क्या करो, अल्ले मेरा सोना बाबू, आप इस तरीके से आप उसको बोल दीजिए, सदा आपके साथ रहेगा वो, ठीक है, एकदम शांत स्वभाव का होता है। नहीं, मैंने कभी लेब्राडोर पाला नहीं है, हमारे पास हमेशा ना देसी कुत्ते रहते हैं, ठीक है। देसी कुत्तों की ना इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है, ऐसा मुझे सुनने में आया, लेकिन ना कई बार ये भी धोखा दे जाते हैं इम्यूनिटी के मामले में। फिर इनके पास डॉक्टर के पास लेके जाओ इनको, चलो कोई बात नहीं भाई, घर के सदस्य लेके जाना होता है। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर। अब इसके बाद ये तो था नॉर्थ पार्ट में क्या हुई है, इनके रेडियल मूवमेंट की वजह से इनके अंदर ही तीनों चीज़ होती है, स्ट्रेच, स्प्लिट, रप्चर, ठीक है। रप्चर का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट का मतलब होता है अलग होना, स्ट्रेच का मतलब खींचना, ठीक है। इसी तरीके से वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये थ्योरी भी क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। अब आप इस पार्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किस लिए रिजेक्ट हुई, ठीक है। रिजेक्शन के पीछे का रीजन जान लीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो ये आपके टाइडल फोर्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है इसको मूव करने के लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करने के लिए। लेकिन जब पूरे एनालिस्ट या फिर पूरे मैथमेटिकल डेरिवेशन लगाए गए तो पता चला ये अगर आप फोर्स यूज़ करते हैं ना, पूरी जो कॉन्टिनेंट है उसको सिर्फ आप 32 किलोमीटर तक मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स किलोमीटर की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट वो नहीं समझा पाए। दूसरा, फिर यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट ये आया, अगर ये 32 किलोमीटर यानी इतनी स्पीड, इतनी ज़्यादा पावर है किसके अंदर, टाइडल फोर्स के अंदर, तो भाई यहाँ पे जो आपकी अर्थ है किसके ऊपर मूव कर रही है, अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, वो अभी तक अपनी एक्सिस से भटक के कहीं और क्यों नहीं गई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रीजन थे जिसकी वजह से एफ बी टाइलर की जो थ्योरी है वो क्या कर दी गई, नलीफाई कर दी गई, नेग्लेक्ट कर दी गई या रिजेक्ट कर दी गई, जो वर्ड आपको अच्छा लगता है। वैसे आप रिजेक्शन वर्ड ज़्यादा अच्छे से लिखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। यहाँ पे इसको मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये मैंने सिर्फ आपको वही शब्द समझाए हैं जो कि डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी में। कहीं आपको ऐसा ना लग जाए अरे अरे अल्फ्रेड वैगनर देखो कितने बढ़िया नाम दिया, लॉरेंशिया, गोंडवाना, नहीं, उन्होंने एक शब्द दिया था, वो था पेंजिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सीधा क्रिटेशियस पीरियड से ना ये दो जमीन के टुकड़े ले लिए। जब ये बात चली ना भाई इनसे पहले क्या था, तो यहाँ पे इन्होंने दो शब्द दिए थे, पेंजिया और पेंथलासा, किसने, वैगनर ने। यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, जो टर्सरी फोल्ड माउंटेन थे वो कैसे बने इनको नहीं पता, इसको समझाने के लिए इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया और किसको पिक किया, हाँ, ड्रिफ्टिंग थ्योरी, और जो कि एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में दिया था, ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। उसके ऊपर काम किसने किया, हाइपोथेसिस, देख लिए ये एक शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, ये मेरी अजम्पशंस है, मैंने कुछ ऐसा सोचा है, ठीक है। हाइपोथेसिस देने का मतलब पता क्या होता है, कई बार क्या होता है 100 लोग हैं, 100 अलग अलग आइडिया देते हैं, और जब रियल में जब स्टडी होती है कोई ना कोई एक आइडिया तो भाई उसमें ठीक निकलेगा ही। हाइपोथेसिस ये इसलिए देते हैं भैया ऐसी मेरी विचारधारा थी, कभी अगर ऐसी कोई हाइपोथेसिस सही हो जाती तो, अब देखिए एंटोनियो स्नाइडर ने कब दी थी 1858 में, अब कौन सा चल रहा है 2021 चल रहा है, और मैं तब भी इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये होता है अपने विचारों को पेपर के ऊपर दर्ज करने के फायदे, ठीक है। इसको तो मैं थोड़ी देर रखता हूँ, पता चले मैंने इसको साफ ही कर दिया। उसके बाद जो लॉरेंशिया और गोंडवाना है ये क्या करते हैं, मूव करते हैं नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। इसके ऊपर मैं इतना वक्त इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वैगनर को जब मैं करवाऊंगा यहाँ पे समझाऊंगा, उसमें फिर आपको सारी चीज़ें एकदम मक्खन जैसी लगेंगी, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें होंगी वो उसके अंदर मैं यहाँ पे ना स्लाइड मैंने लगा रखी हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं सर आज आपने स्लाइड यूज़ नहीं की, बेटा वो वैगनर के लिए मैंने फिक्स करके रखी है क्योंकि वो एग्जाम में पूछा गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, मेरी वो कहाँ गई बुक, हाँ इधर रखी है, उसमें से मैं आपको मार्किंग करवाऊँगा कि कौन से क्वेश्चन किस साल आए हैं। नॉर्थ, साउथ, लॉरेंशिया, गोंडवाना, ये किस फोर्स की वजह से टूटते हैं, टाइडल फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे जब हम लॉरेंशिया और गोंडवाना की बात करते हैं टाइडल फोर्स के स्प्लिट होने की वजह से, जो आगे फर्दर मूवमेंट होती है इक्वेटरवर्ड मूवमेंट की वजह से हिमालय, कोकेशियस और एल्प्स बनते हैं। वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से रॉकी, यूराल्स आपको बनते हुए दिखते हैं। और जो रेडियल मूवमेंट हो रही है इससे क्या होगा, स्ट्रेच, स्प्लिट, रप्चर, और ये बनेंगे आपकी बफन बे, लेब्राडोर और डेविस स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके पीछे रीजन क्या था इनके मूव करने का, यहाँ पे ये बताया गया था सियाल क्या है, लाइटर है और किसके ऊपर मूव कर रही है, सीमा पे, ठीक है। रिजेक्शन का रीजन क्या था, 32 किलोमीटर तक की तो भाई ये फोर्स मानते हैं, समझते हैं ये काम करती है, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की, इसलिए जो फोर्स है वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो अभी इस सारी चीज़ों के पीछे क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है, इन सारे कंक्लूजन की बात करेंगे हम
जब कौन सी थ्योरी करेंगे अभी, हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, कई बच्चे ना इस वीडियो को माइट भी चलाया इसी वजह से होगा कि सर ने अल्फ्रेड वैगनर कहाँ है लिखा है, कहाँ बताया है। थंबनेल में, टाइटल में सारा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है कि अल्फ्रेड वैगनर करवाया है, लेकिन कहाँ है ये। तो बच्चों आपका इंतजार अभी खत्म होता है, अल्फ्रेड वैगनर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ना पीपीटी के अंदर देखिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने आज कुछ तैयार किया था अल्फ्रेड वैगनर जी के बारे में। अच्छा, वो तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये भी बता दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डन। आज तकरीबन सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए, जो अल्फ्रेड वैगनर हैं ये बेसिकली थे कौन। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं हम, जानने की कोशिश करते हैं। अरे कैब भाई, वहाँ पे रुक जाते तो कुछ हो जाता तुम्हारे को, तुम्हें भी टहलने की पड़ी हुई है, तुम्हारे को भी ड्रिफ्टिंग चाहिए। अब जो अल्फ्रेड वैगनर थे, अब जो ये अल्फ्रेड वैगनर हैं ये बेसिकली थे मीटीरोलॉजिस्ट। ठीक है, इनका कहीं कहीं दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है कि भाई ज़मीन क्या है, कैसे क्या करती है। वो हुआ क्या कि इनका एक ना 6 साल का बेटा था, 6 साल का बेटा इनको बहुत परेशान करता है, पापा पापा खेलो ना, खेलो ना। यहाँ पे पापा को आ गया गुस्सा, ये बच्चा मेरे को काम करने नहीं देगा। और क्या बोला, अच्छा बच्चा तुम्हें खेलना है ना, लेकिन एक शर्त है, खेलने से पहले तुम्हें क्या करना है, ये पेज लिया है, उसको इस तरीके से फाड़ दिया और बोला इसको जोड़ के लेके आओ मेरे पास। ठीक है, अब बच्चा क्या करे भाई, तो उसने दिमाग लगाया क्या करूँ क्या करूँ। उसने ना पेज को ध्यान से देखा, उसके ऊपर क्या था, वर्ल्ड मैप था। क्या था उसके ऊपर, वर्ल्ड मैप था। ठीक है, इन्होंने जो एविडेंस दिए ना, मैं वो यहाँ पे उसकी एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ। वो एविडेंस इनके दिमाग में आए कहाँ से। देखिए, पहले जितनी भी चीज़ें थी ना उसमें ये था, कुछ कुछ उसके अंदर लगाया, कुछ उसके अंदर मतलब थ्योरी कहीं से आई, उसके अंदर कुछ डाला और बोला अरे मैंने भी कुछ नई चीज़ें खोज ली। नया कुछ नहीं था, बस इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बत्ती चस गई। जैसे मेरे यहाँ पे 2 बत्ती चसी हुई है ना, उसी तरीके से यहाँ पे 6 साल के बच्चे ने क्या किया, उस वर्ल्ड मैप को यूज़ करके जो पेज फाड़ के दिया था ना, उसको पूरा प्रॉपरली अरेंज कर दिया। तो उसके फादर बहुत हैरान हुए, बेटा तुमने कैसे किया। ठीक है, तो बेटा बोलता है कि अरे कुछ नहीं, इसके पीछे मैप लगा हुआ था, मैंने मैप को देखा, समझा और कर दिया काम अपना। तो यहाँ से फिर यहाँ पे क्या इनको आइडिया मिला, अरे यार अगर हम इसी तरीके से पीसेस को फिट कर दे किसके कॉन्टिनेंट को, हमें क्या मिल जाएगा, एक पूरा बड़ा लैंड मास मिल जाएगा। और उसी का नाम दे दिया, चलो भाई पहन जाए। और यहाँ से मेरी नई थ्योरी, मैं भी बन गया एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक कुछ भी आप लगा लीजिए। उनका भी बहुत नाम हुआ किस चीज़ में, जो जो चीज़ें बताई थी सारी गलत बताई। ठीक है, वो फेमस तो हुए। ठीक है, वही चीज़ है, फेमस होने के लिए 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो सब कुछ अच्छा बता दो या फिर सब कुछ गलत बता दो, नाम आपका दोनों जगह पे याद रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो वैगनर जो हम पढ़ते हैं ना, ये हमारे यूपीएससी में पूछा जाता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न जितने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गए, स्टैनफोर्ड हो गए, उसमें अभी नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाया जाता, सीधा प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर की बात करते हैं। फिर उसके बाद अभी जो मॉडल्स है, जो आपके सिस्टम एनालिसिस है और जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद जितना भी डेटा आया है उनके ऊपर स्टडी की जाती है। ये वैगनर अभी वो उनके लिए ऑब्सोलीट हो चुका है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई हमारे यहाँ पे ना आया ये क्वेश्चन ना पूछा जाता है किस तरीके से। मैं ये वाली किताब रेफर कर रहा हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे पिक करूँगा ना, मैं इसी किताब से आपको उठा के बताने वाला हूँ। देखिए पेज नंबर अगर आप देखें 9 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर देखिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31 2006 के अंदर पूछा गया है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ऑफ वैगनर। ठीक है, ये सवाल आपका पूछा गया है। अब ये यहाँ पे वर्ड आता है एक क्रिटिकल, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्रिटिकल, माफी चाहूँगा बीच में, ये पता नहीं आज लगता पेट में गैस है क्या है, मुझे तो लगा कि हमारे शरीर क्या बोलते हैं कि इंटरनल ऑर्गन काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ रहा है ना, मुझे कुछ फील हो रहा है, इंटरनली हीट फील हो रही है। क्यों, दरवाज़ा पूरा बंद कर रखा है, बाहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बच्चे भी सोचते होंगे सर कहाँ का लेक्चर कहाँ ले जाते हैं, 6 साल के बच्चे के ऊपर वापस आते हैं। जैसे ही ये थ्योरी पता चली कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं किसको, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी न्यू थ्योरी को डेवलप करना स्टार्ट किया, जो एफ.बी. टेलर के द्वारा दी गई थ्योरी के अंदर क्या थे, लूप होल्स, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी करके क्या दिए, अपने अपने थ्योरीज दी। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे माना कि जो फोर्स है ना वो टाइडल फोर्स है, लेकिन टाइडल के साथ साथ 1-2-3 चीज़ें उन्होंने और क्या ऐड कर दी। टाइडल के साथ उन्होंने ये बोला ना कि भाई ये टाइडल फोर्स इतनी इनफ नहीं है, ये 32 किलोमीटर तक को तो क्या कर सकती है, कॉन्टिनेंट को घीस के ले जाए तो बनता है, लेकिन यहाँ पे
थाउजेंड्स किलोमीटर की कैसे? अरे भाई यहाँ पे बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल कहाँ गई भाई, यहाँ पे ग्रेविटेशनल और फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो ये तीन फोर्सेस, दो इन्होंने नए ऐड कर दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ बॉयंसी ऐड कर दिया टाइडल के बाद। बोलो हो गया ना? नमक की कमी थी, ये लीजिए मैंने डाल दिया, मिर्ची की कमी थी, ये लीजिए मैंने डाल दिया, पूरा सैलेड मैंने तैयार किया। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ जो दो फोर्सेस थे ना, इनको डाल के चेक करने की कोशिश की, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। इनको पता था भाई मैं क्या हूँ, मेरी ये फील्ड है ही नहीं, डाल देते हैं ना अपनी थ्योरी को, चल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। तो यहाँ पे हुआ क्या, इनकी थ्योरी चली, कुछ समय तक चली, फिर उसके बाद जब यहाँ पे आर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल करंट दिया, फिर कन्वेक्शनल करंट को आगे बढ़ाया गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद आई आपके प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद ये जो थ्योरी थी ऑब्सोलेट हो गई, कोई काम की नहीं रही। एक तो इन्होंने फोर्स को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, फिर इन्होंने क्या दिया, एविडेंस, कानून सबूत मांगता है, इसी तरीके से साइंटिस्ट सबूत मांगते हैं। इन्होंने क्या दिया, एविडेंस देने प्रोवाइड करने स्टार्ट किया, वो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। एविडेंस दिए इन्होंने, फिर उसके बाद एविडेंस को क्या किया, इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की, ठीक है, एविडेंस को प्रूव करने की कोशिश की। देन फिर यहाँ पे इनका क्या हुआ, क्रिटिसिज्म होता है, वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे अल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी है, उनके प्रूफ, उनके क्लूज जो इन्होंने देखे थे, जो इन्होंने स्टडी किए थे, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये अच्छा गायब हो गई, कैसे हो गया भाई गायब? एक मिनट रुक जाइए, ये माइट भी कुछ अच्छा मैंने बंद कर रखा है क्या, तभी मैं सोच रहा कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा इधर, ताकि मैं यहाँ पे आपको बता पाऊँ। अरे सॉफ्टवेयर है ना, कभी कभी ये भी बदमाशियाँ करता है, तो चीज़ें कभी कभी प्रॉपरली जैसा सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। इसको इतना ठीक रखते हैं, मैं इतना ठीक हूँ ना दिखने के लिए। हाँ चलिए, यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल रिफ्ट है, यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर एक डॉगी है, और यहाँ पे क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, और यहाँ पे सबसे टॉप में देखिए एक एरोज टाइप में दिखा रखा है। मैं इसको ना फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ, यहाँ पे आप वीडियो को कीजिए पॉज और थोड़ा ध्यान से देखिए कि किस तरीके से ये जो कॉन्टिनेंट है आपस में जुड़े हुए हैं, और ये फर्दर क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, और क्या हो जाते हैं, आपस से अलग हो जाते हैं। चले आगे, ठीक है। अब देखिए अल्फ्रेड वैगनर, इनके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। फिर उसके बाद इनके क्या थे, 5 एविडेंस थे। मेरी उंगली हमेशा 4 क्यों आते, क्योंकि हम 4 एविडेंस के ऊपर ही क्या करेंगे, मेजर हमारा फोकस रहेगा। 4 एविडेंस के ऊपर बात करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्चुअली ठीक क्या, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। हाँ ये रहा, देखिए सबसे पहले इनका जो एविडेंस था ना वो था जिक्सो पजल। जिक्सो पजल मतलब ये क्या, उन्होंने क्या बोला है कि ये चलो एक अलग अलग कॉन्टिनेंट है, मैं नहीं जानता कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ जाएगा। इन्होंने क्या किया, इनको पेपर में कट करके ना इनको जोड़ने की कोशिश की, तो क्या देखा कि भाई ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये आपका साउथ अमेरिका सीधा सीधा फिट हो रहा है किसके साथ, बताइए किसके साथ फिट हो रहा है, बिल्कुल सही बताया आपने, अफ्रीका के साथ फिट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे सबसे नीचे देखिए एक इस तरीके की शेप का कुछ दिखाई दे रहा है आपको अफ्रीका के साइड में, उसको जब उठा के डाला गया अफ्रीका के ऊपर, भैया अफ्रीका के साथ बिल्कुल फिट हो रहा है। तो इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को क्या गया, जोड़ के देखा गया, तो जिक्सो पजल का एविडेंस यहाँ पे क्या गया, प्रोमिनेंट निकला, और सारी चीज़ें शेप में इस तरीके से जुड़ते हुए दिखाई दी। बताइए पहला एविडेंस क्लियर। और यहाँ पे जिक्सो पजल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको राइटअप प्रोवाइड कर दिया है, और आज की स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से आई थिंक मैंने इसको आपको दिखाया है लेक्चर के अंदर, यहीं से हमने चीज़ों को ग्रैप्स करना स्टार्ट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था। अब ये जो है ना, ये डायग्राम आपको ये शो करता है कि भाई ये जो प्लेट्स इन्होंने बोला ना कि इधर चली गई और इधर चली गई, ये एक्चुअली किस वजह से गई है, नीचे से आपका कन्वेक्शनल करंट चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हमें आज पता है, इसलिए पता चलता है कि भाई उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी, भाई वहाँ पे जानकारी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं शेप, फॉसिल, क्लाइमेट और रॉक, मैंने इसलिए बोला था कि ये 4 बेसिक हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो एविडेंस दिए थे ना, और इन्होंने बताया कि एक टाइम पे सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, और उनका नाम था पेंजिया, ठीक है। सबसे पहला देखिए शेप, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक बार ना ध्यान से देखिए, मैं पहले एक बार डायग्राम समझाता हूँ और फिर कुछ इसके अंदर ना चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडिया लिखा हुआ दिख रहा है और उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का एरो आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है तिब्बत की तरफ। बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया। अब इसके नीचे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करके आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। फिर आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ डिपॉजिट दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ। बहुत बढ़िया। फिर आपको ओशन बेसन लिखा हुआ दिख रहा है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपको कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क लिखे हुए दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब इस डायग्राम को करते हैं हम थोड़ा सा साइड में और ये इमेज स्लाइड शो थोड़ी देर के लिए करते हैं बंद। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। जो आने वाले लेक्चर है ना फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, उसके अंदर आपको बहुत मदद करेगा ये। और जब हम यहाँ पे क्लाइमेट वाले पार्ट करेंगे ना, क्लाइमेटोलॉजी कवर करेंगे, तब भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा ये। देखिए एज पर वैगनर ये आपका हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अरे क्या बना दिया मैंने, ये साउथ अमेरिका बनाना था, पता नहीं क्या बना दिया। चलिए जो बन गया आप समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो इंडियन पेनिनसुला प्लेट है ना, हमारा मेन काम है सिर्फ इसी के ऊपर। अब ये इंडियन पेनिनसुला क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी। क्या कर रही है, ये आगे ना मूव करती जा रही है, ठीक है। और ये पार्ट क्या है आपका, ये मैं मान के चल रहा हूँ आपका यूरेशिया, ठीक है। ये प्लेट है आपकी यूरेशिया और ये जाके किससे टकराएगी, यूरेशिया से जाके टकराएगी, ठीक है। ये आगे क्या करती जा रही है, मूव करती जा रही है आगे, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि आपको ब्लूइश कलर में है क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह, अरे गया ये भी, हाँ ये भी आगे ड्रिफ्ट करता हुआ भाग गया। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पे आपको दिख रही है। ये मैंने आपसे क्यों पूछा था इधर भी, क्योंकि एक बार ये सवाल पूछा गया था कि वाई वी फाउंड फॉसिल ऑफ फिशेज ऑन द टॉप ऑफ हिमालय, क्यों हमें जो मछलियाँ हैं उसके जो फॉसिल्स हैं मिलने चाहिए समुंदर में और मिल रहे हैं हम आपको, हम नहीं मीन्स हमारे को वो जो फॉसिल्स है टॉप ऑफ द माउंटेन मिल रहे हैं। वो इसलिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, जो ये बीच में जो मिट्टी है ना, ये क्या होती जाएगी, फोल्ड 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 फोल्ड, और यहाँ से जो पहले जो माउंटेन बनेंगे उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालयन, यानी कि सबसे पहला या फिर पुराना आप बोल सकते हैं। जो ये ट्रांस हिमालयन बने हैं किसके डिपॉजिट से बने हैं बताइए, जो बीच में क्या थे, ओशियन डिपॉजिट थे, इसके अंदर क्या थे, सेडिमेंट्स थे, ठीक है। उन सेडिमेंट्स के फोल्ड होने की वजह से ऊपर क्या आपको दिखाई देते हैं, सबसे टॉप पे अगर जब आप एक्सकवेट करते हैं कभी आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो ओशन के अंदर जो रहते हैं ना मछलियाँ, उनके आपको स्केलेटन मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। उसके पीछे का रीज़न पता चल गया। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ना कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम मैंने आपको 3 से 4 बार बना के दिया है। सबसे पहले जो हिट हुआ है, मतलब जहाँ पे टकराया है इंडिया, ठीक है, पेनिनसुला इंडिया बोला जाता है वैसे तो उसको, पूरा जो रियल नेम है, जो ये सबसे पहली टक्कर हुई है ना, ये सबसे ज़बरदस्त टक्कर थी। इसकी वजह से जो पहले हमारी माइटी रिवर थी, वो कौन सी रिवर के अंदर टूट के अलग हो गई, ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र, ये हो गई आपकी गंगा, और ये आपकी इंडस रिवर, ठीक है। ये है आपकी इंडस, ये है आपकी गंगा और ये है ब्रह्मपुत्र। ये एक ही नदी हुआ करती थी और उसको तोड़ के 3 नदियों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए ये 3 नदियाँ कितनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर कर रही हैं। जब ये एक ही क्या थी नदी, तो कितना इसके पास पानी रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके पास उस वक्त इतना पानी था, वो क्यों नहीं था, आगे जब मैं आपको बताऊंगा ना कि आपको पता चलेगा कि हिमालय की कितनी हाइट है, 8000 मीटर हाइट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे चलिए एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के दिखाई देता हूँ। जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो एक आर्म ऊपर की तरफ आती है और एक आर्म नीचे की तरफ आती है, ऊपर वाली क्या करती है, स्नो क्रिएट करती है और नीचे वाली रेन क्रिएट करती है। पहले माउंटेन रेंज थे ही नहीं तो स्नो होती नहीं थी, तो उस वक्त इतना पानी था नहीं, ठीक है, लेकिन था पानी। आप भी कंफ्यूज हो गए, कभी कह रहे हो था नहीं था, देखिए पानी अवेलेबल था लेकिन उतनी वॉल्यूम नहीं थी जितनी आज है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर। अब ये जो मैंने रेड मार्क किया है ना,
ये क्या कहलाता है आपका सिनबैक्शियल बेंट, और इस तरीके के दो सिनबैक्शियल बेंट है, ये पहला और ये दूसरा। अब ये सिनबैक्शियल बेंट ये वाला क्या होगा, लॉक हो गया, फिक्स हो गया, अब ये आगे ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा। कौन सा बेंट मूव कर पा रहा है, ये वाला मूव कर रहा है। तो अब ये प्रेडिक्शन की गई है कि जो इंडिया की जो मूवमेंट थी ना, पहले ऐसे प्रेडिक्शन थी इस डायरेक्शन में थी, यानी ये चाइना को रौंदते हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है ना, जो 2006 से हमारी एडवांस स्टडी की गई है, उसमें पता ये चला है कि ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास का जो एरिया है, वो क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के एरिया के आसपास स्पीड बढ़ गई है। किसकी, ड्रिफ्टिंग की स्पीड बढ़ने की वजह से अब इसकी डायरेक्शन ना इस तरफ हो गई है, यूरोप की तरफ से। तो उनको बोलिए कि भाई सड़क बनाने की जरूरत नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हम आपसे जाके मिल ही जाएंगे, तब हम ट्रेड अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो डायरेक्शन है कुछ इस तरफ से हो गई है, सी पैक को साथ अपने लेते हुए जाएंगे, ठीक है। इंडिया और फिर चाइना का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा कि सर सी पैक आपने कहाँ से बना लिया वगैरह वगैरह। तो आप बस कुछ मिलियन साल इंतजार कर लीजिए और आपको ये इंडिया ना यूरोप के साथ लगा हुआ मिलेगा। जो वीज़ा वगैरह के टेंशन है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे आपके, कि सर फ्लाइट का खर्चा वगैरह बहुत सब कुछ खत्म हो जाएगा, फ्लाइट का खर्चा वर्चा, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस रहेगा ना हमारा, ठीक है। हंसी मजाक तो होता रहेगा, पड़ोस हमारा बन जाएगा। ये मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, जो फिजिकल सेटिंग में आपको बहुत काम आएंगे, और यही पॉइंट आपके क्लाइमेटोलॉजी में आपको वर्क मीन्स मदद करेंगे। और बहुत जगह ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा कहाँ आपको मदद करने वाले हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट क्लियर, क्योंकि हम कहाँ पे रह रहे हैं, पेनिनसुला ऑफ इंडिया, हम नहीं, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है ना, पेनिनसुला ऑफ इंडिया ही कहलाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए अभी हम एविडेंसेस की बात कर रहे थे, ठीक है। शेप के ऊपर हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं, तो शेप की बजाय हम किसके ऊपर बात करेंगे, फॉसिल्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये लीजिए, ये डायग्राम आपको थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको इतना वक्त लेके आपको समझाया, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका आता है जो फॉसिल्स यहाँ पे मिलती हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या किसी जानवर की, एक मिनट में इसको बंद करता हूँ यहाँ से, क्या किसी जानवर की कभी आपको ये मिला है कि सिर यहाँ पे है, पूंछ यहाँ पे है, ठीक है, कभी ऐसा मिला है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसे कोई फॉसिल मिल रहे हैं कि हेड यहाँ पे है एक कॉन्टिनेंट पे और टेल यहाँ पे है दूसरे, कुछ मिलियंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, कुछ माइल्स अवे, कुछ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, क्या जो दूसरा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे, ये भाई तभी पॉसिबल है कि ये वंस अपॉन अ टाइम क्या थे, कनेक्टेड थे। एक तो ये एविडेंस दिया, सबसे पहले शेप का एविडेंस, जिक्सॉ पजल दिया, ठीक है, जिक्सॉ पजल दिया, फिर उसके बाद क्या एविडेंस दिया, फॉसिल्स का एविडेंस दिया। और इसके अंदर भी दो तरीके के फॉसिल दिए, किसके, एनिमल और वेजिटेशन, ठीक है। एनिमल और वेजिटेशन टाइप के आपके दो तरीके के क्या दिए थे, यहाँ पे एविडेंस दिए थे। एनिमल का तो चलो ये मान के चल सकते हैं कि भाई ये घूमते फिरते टहलते फिरते कहीं पर चले गए, क्योंकि इनके पास क्या है, लोकोमोटिव, ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन वेजिटेशन भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई पेड़ की एक टहनी यहाँ पे है और दूसरी टहनी कहीं पे है, जैसे आपका ग्लासोपटेरिक्स हो गया, ठीक है। ये आपकी किताब में आपको मिलेगा, मैं भी मार्किंग थोड़ी देर में आपको करवा दूंगा, ठीक है। एक बार आप दोबारा से देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये एक डायनासोर का क्या मिल रहा है आपको, एक फॉसिल मिल रहा है। और इसकी जब हमने पूरी प्रॉपर स्टडी की गई, तो ये जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना के दिया था थोड़ी देर पहले, ये अगर आप दोबारा से देखें उस तरफ, ये देख रहे हैं आप अफ्रीका, और ये हाँ यहाँ पे इसकी जब देखा है ना, पूंछ इधर है सिर उधर है, ठीक है। तो थोड़ा सा लगा कि हाँ ये आपस में क्या थे, वंस अपॉन अ टाइम में कनेक्टेड थे। जहाँ पे किसकी मदद ली गई है, फॉसिल्स की मदद ली है। और फॉसिल्स की स्टडी कौन करते हैं, पेलियोंटोलॉजिस्ट, दोबारा से बोलिए कौन करते हैं, पेलियोंटोलॉजिस्ट। यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया, पीलियो मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। पीलियो मतलब पुराना, यानी कि ऐसे जीवाश्म जो पहले थे, पहले, ठीक है, उनकी स्टडी। फॉसिल का क्लू समझ में आ गया आपको। अब ये बेचारे क्या कर रहे हैं, अरे भाई आज हम जुदा होने वाले हैं, क्योंकि ये प्लेट क्या कर रही है भाई, हमें साथ नहीं रहना। तो क्या हुआ, जितनी भी स्पीसीज थी ना वो एक दूसरे से अलग हो गई। ये व्हाइट और ब्लैक पता क्या शो कर रही है, जैसे जैसे एक प्लेट आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे एक प्लेट आपकी आगे बढ़ती गई दूसरी पीछे रह गई, उसमें मान लीजिए जो व्हाइट कलर का उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे वो वैसे ही रह गए, और जो प्लेट आगे बढ़ गई उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। यही अगर आप देखेंगे कि जो इक्वेटर के नियर बाय, यानी कि जो आपका पेनिनसुला इंडिया है, वहाँ पे जो स्किन टोन है, मेलानिन ज़्यादा बनने की वजह से डार्क कलर है, ठीक है। क्रूड वर्ड तो हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मेरे ये जो ब्लैक कलर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ना, ऐसा ब्लैक कलर नहीं, मतलब उनकी स्किन टोन ब्लैक है, जैसे मेरी भी थोड़ी क्या सर आप तो पूरी ब्लैक है, चले कोई बात नहीं, कलर में क्या रखा है।
तो उसके बाद जो ऊपर जाते गए, जैसे आपका ठंडे इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे क्या मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है, तो उसकी वजह से जो स्किन टोन है ना कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे दिखाया गया है, इसका मतलब तो समझ में आएगा ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ी सी आपको हंसी आए इसलिए बनाया, इसके पीछे भी रीज़न है एक, यहाँ तक समझ में आएगा। अगर आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेना है, ऑस्ट्रेलिया का लीजिए। जब ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हुआ था, इसके अंदर एक आपको जानवर मिलता है, ठीक है, वैसे तो एनिमल बोलेंगे ज़्यादा आपको एक सॉफ्ट फीलिंग आती है, उनका राष्ट्रीय एनिमल है जिसको हम कंगारू बोलते हैं। कंगारू को यही नहीं पता था भाई कुत्ते को देख के भागना है, उससे हाय हेलो करना है, दोस्ती करनी है, करना क्या है। जब पहली बार ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुत्ते इंट्रोड्यूस किए, समझ ही नहीं पाए करना क्या है, तो वहाँ पे कंगारुओं को 2 से 3 जनरेशन लग गई थी। वेन एवर यू सी एनी कनाइन डॉग और एनी एनिमल्स, ठीक है, उसको देख कर रन करना है, ठीक है। तो ये क्या था, उनकी जो जनरेशन्स थी उनको कभी ऐसे कोई जानवर मिले नहीं, वो अपने मस्त एकदम टहल रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, सब जगह क्या बोलते हैं, कबाड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अंग्रेजों को क्या दोष देना, हम में ही कुछ ना कुछ कहीं पे गलती रही होगी, ठीक है। कभी साथ मिल के रही नहीं पुराने टाइम में, अभी तो हम कितना साथ मिल के रहते हैं, ठीक है। हाँ, कई बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ गई है, बस आप नीचे उल्टे सीधे कमेंट मत कीजिए, ठीक है। मैं सारे कमेंट यहाँ से ना देख पा रहा हूँ, हाँ ये प्रीमियर चल रहा है लाइव, आपकी जो कमेंट कर रहे हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने क्लू देख लिया किसके, फॉसिल्स के। अब उसके बाद क्या आता है, जो यहाँ पे फॉसिल्स के क्लू दिए गए हैं आपको, एक बार यहाँ पे जॉइंटेड फॉर्म में आप देखिए, ग्रीन कलर और थोड़ा सा फिर आपको डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग जानवर दिखाए गए हैं कि कौन से कहाँ पे मिलते हैं। जैसे फॉसिल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ग्लाइसोपटेरिक्स, ठीक है। रियलिटी में जब भी कोई फॉसिल मिलता है ना, ये जो ऊपर एक आपको पिक्चर दिख रही है लाल लाल कलर की, ये शो कर रही है कि किस तरीके से ये जो सेडिमेंट्री लेयर होती है ना, उसके अंदर ये ऐसे दब जाते हैं। ये मान के चले ये एक फॉसिल था, ये फॉसिल कुछ इस तरीके से दब के रह गया, कहाँ पे, मेरे हाथ के बीच में, ठीक है। इस एंगल से देख लीजिए और यहाँ से देख लीजिए। तो ये जब स्टडी की जाता है ना, बहुत भाई पैलेंटोलॉजिस्ट की स्टडी बहुत ही बारीक स्टडी होती है। जरा सा हैमर थोड़ा सा जोर से लगा, पता चला पूरा फॉसिल ही खराब हो गया, जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे वही चली गई। उसके बाद हमारा तीसरा क्लू क्या है, क्लाइमेट, ठीक है। ये तीसरा क्लू हमारा क्लाइमेट है। क्लाइमेट को आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए मुझे चाहिए पूरे बोर्ड की रिक्वायरमेंट। देखिए, क्लाइमेट बेसिकली किसी भी जगह का बदलता कैसे है, मुझे ये बताइए। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे इतनी ठंड क्यों, और ये हमारा मान के चलिए दिल्ली के सराउंडिंग का एनसीआर का इलाका है ये, यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों होती है, बताइए, कोई रीज़न है आपके पास। या फिर यहाँ पे अगर आप साइबेरिया की बात करें, साइबेरिया पे टेम्परेचर माइनस में कभी कभी 60 भी चला जाता है भाई, हाँ -60 के पास टेम्परेचर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है बताइए, कोई आइडिया आपको। चलिए, नहीं है आपको आइडिया तो थोड़ा सा यहाँ पे आप फोकस कीजिए। ये मैं क्या बना रहा हूँ, एक ग्लोब बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ, आपकी अर्थ लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा अंडर टाइप में बन गया क्योंकि हमारी ओब्लॉइड स्फीयर होता है, और इसको मैंने बीच में कंसीडर किया है आपका इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना किसकी, सूर्य देवता की, सूर्य देवता मेहरबान किसके ऊपर होते हैं, इक्वेटर पे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर। इक्वेटर के ऊपर लोग मतलब 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो सन रे क्या करती हैं, धरती के ऊपर फॉल करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, अरे तो कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे जो एंगल है ना वो कम होता जाएगा, यानी कि 22 डिग्री के नियर बाय, इससे भी कम आपको देखने को मिल सकता है जब आप 90 यहाँ पे जाएंगे ना, पोल के ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे एंगल बहुत कम हो जाएगा, 6 महीने रात और 6 महीने दिन आपको देखने को मिलेगा। आज मेरी मम्मी पता है क्या पूछ रही थी, अच्छा एक बात बताओ, जब वहाँ पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहते हैं तो 6 महीने क्या सोते रहते हैं वहाँ के लोग। सवाल काफ़ी अच्छा था, आप मुझे बताइएगा, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहते हैं तो यहाँ पे रहने वाले लोग सोते रहते हैं 6 महीने या काम करते हैं, क्या सिनेरियो, थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा। मैंने तो जवाब दे दिया था, जवाब आपको भी देना है। अब देखिए, यहाँ पे जो गर्मी आ रही है, लेट अस सपोज ये 1 किलो गर्मी आ रही है, वैसे किलो में होती नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो 1 किलो गर्मी है 1 किलोमीटर के एरिया के लिए है, ठीक है, और यही जो 1 किलो गर्मी है 100 किलोमीटर के एरिया के लिए है। तो अब आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा गर्म कौन मिलेगा, इक्वेटर का एरिया आपको गर्म मिलेगा, और यहीं पे इसी वजह से क्या होता है,
एवरीडे रेन फिनोमिना, कन्वेक्शनल करंट बनते हैं। पानी क्या होता है, पानी के लिए भाई ब्लू कलर कहाँ हो, तुम सो रहे हो आज ब्लू कलर, ये क्या है आपका पानी है। और ऊपर से क्या है आपके सूर्य देवता क्या हो रहे हैं, मेहरबान हो रहे हैं। सूर्य देवता मेहरबान होने की वजह से जो पानी है क्या करेगा, इस तरीके से इवेपोरेट करता हुआ ऊपर जाएगा। ये पानी क्या है, ऊपर जा रहा है। जब पानी ऊपर जाता है इसी को बोला जाता है कन्वेक्शनल करंट, और ऊपर जाके क्या बनते हैं, कुछ इस तरीके के क्लाउड बनते हैं, ठीक है। और ये क्लाउड ना क्यूमोलिम्बस टाइप के क्लाउड होते हैं। ये आपका इस तरीके का एक बहुत ही बड़ा विशाल का क्या बनता है, क्लाउड। ये जमीन से कई बार तो 800 मीटर भी ऊपर होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज ये 1 से 2 किलोमीटर ऊपर रहता है। और इसकी जो मोटाई है ना, ये सीधा ट्रोपोस्फीयर को जाकर टच करती है, यानी कि 8 से 9 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। और इसके अंदर भयंकर क्या होता है, थंडरस्टॉर्म होता है। इस तरीके के बादल इक्वेटर के ऊपर हर रोज 4 बजे बारिश करके चले जाते हैं। ये वक्त के बहुत पाबंद हैं, ठीक है। इसको बोला था कन्वेक्शनल करंट। डिटेल में थोड़ी देर में तो कैसे देखेंगे, जब क्लाइमेटोलॉजी आएगा तब मैं आपको करवाऊंगा। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, क्लाइमेट क्या होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए इंडिया पहले यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट, फिर इंडिया यहाँ पे आया, फिर इंडिया यहाँ पे आया, फिर इंडिया यहाँ पे आया। क्लाइमेट में बताइए क्या हुआ, चेंज आया कि नहीं। पहले ये था 60 डिग्री पे, फिर आया 40 डिग्री पे, फिर आया 30 डिग्री पे, फिर आया 20 डिग्री पे, फिर ये 5, 10, 0 ऊपर करते हुए, और आज इंडिया यहाँ पे है। तो जैसे जैसे कोई लैंड मास, कोई भी कॉन्टिनेंट ऊपर मूव करता है, क्या डिफरेंट लैटिट्यूड के ऊपर जो इंसुलेशन आ रही है, क्लाइमेट चेंज होगा उस पर्टिकुलर लैंड मास पे, होगा। तो क्या उसका इम्प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। कंसेप्ट याद कीजिए, हमने देखा था कि एवरी लैंडफॉर्म हैव ए डिस्टिंक्ट इम्प्रिंट ऑफ देयर क्लाइमेट, यानी कि जो क्लाइमेट होता है ना, हर लैंडफॉर्म पे क्या करेगा, इम्प्रिंट छोड़ेगा। कास्ट टोपोग्राफी याद कीजिए, डायग्राम भी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे जो आपका लैंड मास है, कौन सा लैंड मास है, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन पेनिनसुला की। तो क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। और इसी क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने से हमें पता चलता है भाई ये कभी क्या थे, अपने दूसरी जगह से शिफ्ट हुए हैं। बताइए, ये क्लियर हो गया आपको। अब आप दोबारा से अपने स्क्रीन के कौन सा साइड है ये, हाँ ये वाला साइड, मैं थोड़ा सा इधर सरक जाता हूँ। क्लाइमेट क्लू समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिएगा क्या मैंने आपको राइटअप करके दिया है, मैंने समझा सारी चीज़ें दी हैं। उसके बाद आपके जो क्लाइमेट क्लू ये भी है, जैसे ही आपका ग्लेशियर मूव करता है आगे, क्या करता है, वो स्क्रैचेस करता जाता है। जब आप ये लीजिए, मैं इस डायग्राम को पूरा बना देता हूँ। जब आप देखते हैं ना कि ग्लेशियर क्या करता है, स्क्रैच करता है, कुछ इस तरीके की खुरदरी आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब ये जो आपकी रफ रिलीफ जो आपकी ग्लेशियर की वजह से बन रही है, अगर ये रेगिस्तान वाले एरिया के अंदर आपको देखने को मिल रही है, आपका दिमाग चकराएगा कि नहीं चकराएगा। इसी वजह से जब पेनिनसुलर इंडिया की क्या की है, स्टडी की गई, तो पाएगा भाई यहाँ पे तो ग्लेशियर के इम्प्रिंट मिलते हैं। तो जैसे ही ये पता चला भाई ग्लेशियर के इम्प्रिंट मिलते, तभी पता चला कि भाई ये कभी कहाँ था, अंटार्कटिक के पास था। यहाँ पे बताइए, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट ये जो क्लू यहाँ पे शो किया गया ना, ये जमीन है आपस में कहाँ से कैसे कैसे जुड़ी हुई थी। ऊपर वाला जो पार्ट है एग्जिस्टिंग, मतलब आज का, प्रेजेंट का है। नीचे वाला पुराना पीलियो जो टाइम था ना, उसके टाइम पे कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से जुड़ी हुई थी, उसको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है रॉक की। जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको और समझा देता हूँ। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक प्लेसर डिपॉजिट नाम की एक चीज़ होती है। आपने सुना है कभी क्या होते हैं प्लेसर डिपॉजिट? नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आपने घाना गोल्ड माइन, इसके बारे में सुना है? घाना गोल्ड माइन, अरे गोल्ड रश, ये आपने कभी सर्च किया है? नहीं किया, बहुत बेहतरीन। आपको अभी से बहुत अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि समय के साथ बढ़ती है। एंजाइटी मत पालिएगा, स्ट्रेस मत पालिएगा। धीरे धीरे आप लेक्चर्स को फॉलो करते जाइए, पढ़ते जाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। कभी किसी एक चीज़ के साथ बंध के मत रह जाना। देखिए, ये है आपका, मैं बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका। आपस में कितने दूर है ये? बीच में चलिए मैं थोड़ा सा पानी भी बना देता हूँ। बीच में क्या है? पानी है ये। जब भी कहीं पे सोना मिलता है, वो किस वजह से मिलता है? अगर किसी ह्यूमंगस रिवर के थ्रू क्या किया गया है, काफ़ी लंबे टाइम से प्लेसर डिपॉजिट किए गए हैं, ठीक है। वहीं पे आपको क्या मिलेगा? गोल्ड मिलेंगे। और जो डायमंड्स हैं, डायमंड तो बहुत गहराई में जाके मिलते हैं। अभी तो हम गोल्ड की बात करते हैं, फिर आगे जो मिनरल्स हैं ना, उसकी फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हम घाना की इस एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे तो कोई रिवर नहीं, फिर यहाँ पे गोल्ड कैसे मिला भाई?
जब इस गोल्ड के एरिया के जो मिनरल्स है, पार्टिकल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो पाया गया कि यहाँ पे कौन सी नदी है, नील नदी है ना। हाँ, जब हमने यहाँ पे नील नदी की स्टडी की है, अरे भैया यहाँ पे नील नहीं अमेजोन नदी होती है, यहाँ पे जब अमेजोन नदी की हमने स्टडी की और यहाँ पे जो सेडिमेंट लाए जा रहे थे अमेजोन के थ्रू और जो मिनरल यहाँ पे मिल रहे थे एकदम सेम थे, तो पाया गया ये इन्फ्रेंस ये निकाला गया कब भी ये क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। एक और ये एविडेंस मिल गया, ठीक है। ये जो पीस ऑफ लैंड था जुड़ा हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, और यहीं से फिर हमने क्या निकाला कंक्लूजन, वंस अपॉन अ टाइम इन आवर जियोलॉजिक टाइम पीरियड दीज टू कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। ऐसे ही है, आप डायग्राम देखिए, ठीक है, किस तरीके से हमने ये डिटेल में जाके चीज़ें निकाली और पता चला कि जब हम रॉक की स्टडी करते हैं तो हमें ये आपस में जुड़े हुए दिखते हैं, ठीक है। ये रॉक क्लू आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका ख़त्म होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ना मैंने आपके लिए एक जो पेंजिया है ना, किस तरीके से बना है और किस तरीके से आगे ये मूव होता गया है, बढ़ता गया है, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको एक बार ना पेंजिया बहुत ही हाई स्पीड में दिखाता हूँ, देखते जाइएगा किस तरीके से ये मूव होता गया, ठीक है। ये है आज से कौन सा 200 मिलियन ईयर पहले की बात है, और ये आपका जोरासिक पीरियड के टाइम पे किस तरीके से आपका पूरा लैंड मास आपस में कनेक्टेड था। अब आप बस आप स्पीड देखते जाइए, ठीक है, और जैसे जैसे आप ये देखेंगे ना, नीचे टाइम भी चेंज होगा, 10-10 मिलियन का यहाँ पे गैप रहेगा और नीचे आपको पीरियड भी दिखेगा, कौन सा पीरियड चल रहा है, ठीक है। अभी तो सिनेरियम पीरियड चल रहा है। देखिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। चेंजेस देख पा रहे हैं किस तरीके से लैंड मास में चेंजेस हो रहे हैं। अब ये ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, देखिए देखिए इंडिया की जो ये पर्पल कलर में प्लेट दिख रही है आगे मूव करना स्टार्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया अलग हो चुका है, साउथ अमेरिका अलग हो गया, ऊपर देखिए, हाँ ये देखिए इंडिया मूव करना स्टार्ट कर गया लेफ्ट, ये पर्पल कलर में देखिए, और ये कितना है 300 मिलियन ईयर, यानी कि अब इसे ज़्यादा समय गया ही नहीं है। अब ये और देखिए किस तरीके से अटैच हो चुका है, अब ये क्या है आगे फर्दर मूव होती जा रही है, ठीक है। अब ये हमारे वैगनर साहब आ गए, ये क्या है आपकी प्रेजेंट है। मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, दोबारा से आप देखिए। हाँ, ये तकरीबन 20 पिक्चर्स थी जिनको मैंने यहाँ पे एक फ्रेम में डाली है ताकि आप समझ पाए किस तरीके से कौन सी ये जो पिक्चर्स हैं आगे आगे मूव हो रही हैं और लैंड मास में किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। एक बार आप फिर दोबारा देखिए, कुछ चेंजेस देखने को मिले। ये 10 मिलियन ईयर के बाद की है ये, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। अब आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, इंडिया अलग होना स्टार्ट हो चुका है, और ये देखिए यहाँ पे अब ये इक्वेटर की तरफ मूवमेंट होती हुई आपको दिखाई दे रही है। देखिए ध्यान से, आपका नॉर्थ अमेरिका अलग हो चुका है, नॉर्थ अमेरिका और दूर जा चुका है, दिख रहा है आपको, और इंडिया भी अलग हो चुका है और इंडिया भी आगे मूव कर रहा है। और देखते जाइए इंडिया ने अभी क्या कर, अब देख रहे हैं इंडिया अब स्पीड पकड़ेगा। ये देखिए इंडिया ने क्या स्पीड पकड़ी है, और ये इंडिया धीरे धीरे क्या हो गया, अब ये बीच में एक आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का एक ज़मीन का टुकड़ा, ये भी बीच में आके क्या होगा इंडिया की प्लेट के साथ जुड़ जाएगा, और ये 30 मिलियन ईयर पहले की बात है ये, ठीक है। अब 20 मिलियन ईयर की पहले की बात देखिए, अब ये 10 मिलियन ईयर के पहले की बात है, और आज का ये प्रेजेंट आपका स्वरूप है जो आपको सबसे पहला जो मैंने मैप दिखाया था ना ब्लू कलर का, उसके अंदर कॉन्टिनेंट, ये आपका प्रेजेंट लोकेशन है, सिचुएशन है, ठीक है। बताइए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई, और यहीं पे कुछ ही 5 मिनट के अंदर मैं समअप कर देता हूँ इस लेक्चर का। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या पाया गया, एविडेंस दिए गए, ठीक है। एविडेंस सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको, मैंने फॉसिल्स बता दिए गए, शेप बता दी गई, फिर उसके बाद यहाँ पे मिनरल्स थे उनकी स्टडी करके भी बताया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे पेलियो क्लाइमेट थी उसकी स्टडी करके, फिर पेलियो मैग्नेट की भी बात की गई। पेलियो मैग्नेट, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर के ऊपर आइए आप, पेज नंबर 121, इसके ऊपर टेबल दिया गया है शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ पोल्स, इसकी स्टडी करके कि सुलेवन, कार्बोनिफेरस और टर्शरी पीरियड के अंदर कहाँ कहाँ कौन सी आपको लोकेशन मिलती है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बस इतना लिखना है, एज पर द स्टडी ऑफ पेलियोमैग्नेटिज्म इट वाज, इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे ना, आप बस 3 से 4 लाइनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके अंदर आप देखिए क्रिटिसिज्म क्या हुआ, सबसे पहले वही जो फोर्स यहाँ पे पिक करके चल रहे हैं, अरे भैया इनफ फोर्स है ही नहीं, ठीक है। फिर इनसे ये पूछा गया है कि भैया जो करेबियन आइलैंड है, करेबियन आइलैंड
चलिए वो मैं आपको आगे फिर कभी दिखा दूंगा। ये करेबियन आइलैंड है, ये बने कैसे नहीं पता। इंडोनेशियन आइलैंड्स कैसे बने नहीं पता। वो पता क्या कह रहे, एक ट्रेन थी आगे चलती गई, जो डिब्बे मैच कर पाए ट्रेन की स्पीड के साथ वो ट्रेन के साथ रह गए, जो नहीं कर पाए वो पीछे रह गए, जो पीछे रह गए वो आपके करेबियन आइलैंड से। फेस्टून कैसे बना नहीं पता, आइलैंड आर्क कैसे बनी नहीं पता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सारी चीज़ें तो बता दी उन्होंने कि एंडीज ऐसे बना, एल्प्स ऐसे बना, ठीक है। और एक और चीज़ इन्होंने पता क्या बोली थी कि सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। और एंडीज को बताते वक्त कि एंडीज कैसे बना, बोला कि सियाल और सीमा में रेजिस्टेंस हुआ है जिसकी वजह से आपको एंडीज बनते हुए दिखते हैं। यानी कि उनकी ही थ्योरी के अंदर क्या था, कॉन्ट्रडिक्शन था। कितने पॉइंट आपने सुन लिए, स्मरण किए हैं आपने ये, ठीक है। और क्या था, हाँ उसके बाद इन्होंने जो बोला था ना कि आपका एक तो फोर्स जो इन्होंने यूज़ किया था वो काउंटर बैलेंस हो गए कि भाई ये काम ही नहीं करती इतनी। फिर इसके बाद जो इन्होंने सियाल और सीमा लिया था, ठीक है, वो कंप्लीट नलीफाई कर दिया गया कि ऐसा फोर्स आज की डेट में इतनी पावर रखता नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनके क्या थे, कुछ जो एविडेंस थे वो नहीं साथ ये दे पाए। बाकी सारी चीज़ें मैं करवा दी ना, एक बार मैं देख लेता हूँ जो चीज़ें मैंने देखी थी। यहाँ पे आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ना, ख़त्म होता है ये चैप्टर, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ और यहाँ पे चीज़ें रह तो नहीं गई आपको बताने वाली। ये भी बता दिया है आपको, हाँ पॉजिटिव एविडेंस भी बता दिया आपको, क्रिटिसिज्म भी बता दिया आपको, ओके। और मैं ज़रा देख लेता हूँ यहाँ पे, हाँ पेलियो मैग्नेटिक स्टडी आपको बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल बता दिया, जियोलॉजिकल एविडेंस बता दिया है आपको, ओके। पेलियो क्लाइमेट एविडेंस बता दिए हैं, ठीक है। फिर कंक्लूज़न क्या निकलता है, कंक्लूज़न यही निकलता है कि इसके बाद आपकी 3 थ्योरी जन्म लेती हैं। एक तो आपकी लेती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिर उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, पहले कन्वेक्शनल फिर सी फ्लोर फिर उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। और अब आप क्या कीजिए, मार्किंग करना स्टार्ट कर लीजिए। आपने पेज नंबर 114 से स्टार्ट कीजिए, कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन इसका नाम है चैप्टर का, ठीक है। आप पेज नंबर पूरा पढ़ना होगा इसके अंदर, मैं बता देता हूँ। 114, 115, 115 के अंदर आप टेट्राहेड्रल छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर उसके बाद चाहे तो आप एफ बी जो टेलर है 117 पेज के ऊपर है, पढ़ना चाहे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप उसको स्किप कर दीजिए क्योंकि जितना मैंने बताया उतना मोर देन इनफ है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। बस आप एक बार ये नाम लिख देंगे ना, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसमें जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आप बस इतना बता दीजिए, इट वॉज अर्लियर, इसके ऊपर काम किस किसने किया है, एज पर एंटोनियो स्नाइडर, ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ऑल्सो गिवन बाय हिम। और फिर इसके बाद इसमें आप थोड़ा सा एफ.बी. टायलर के बारे में बता दीजिएगा कि ही वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट फोल्ड माउंटेन विच वाज ओरिजिनेटेड इन टर्शरी पीरियड, ठीक है, टर्शरी, फिर वो अलग इकोलॉजी का कंसेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आपका आता है 118 में 6.4 जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है किसका, वैगनर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ना है, कोई भी एक पॉइंट मत छोड़िएगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ से आपके पिक करके बता दी हैं। पेज नंबर 118 6.4, इसके अंदर पेज नंबर 119 भी आपका आएगा, 120, 121 और एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। आप चाहें तो ये कंप्लीट पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 124 तक। बस आज आपको यहीं तक करना है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी से हमने नहीं पढ़ी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये भी अभी से हमने नहीं पढ़ी है। आने वाले 2 से 3 लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर कंप्लीटली आपके बेस रहेंगे। यहाँ पे बताइए कोई आपका डाउट है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल करें, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था कहाँ से, एक क्रस्ट के बारे में बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर है सेलिसबरी का। फिर उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था अलग अलग पार्ट्स के अंदर, 29%, 71%। उसके बाद फिर हमने 83%, 90.6% अलग किया था। फिर उसके बाद वाटर हेमिस्फीयर, फिर लैंड हेमिस्फीयर, फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, क्यों लैंड डोमिनेट करता है यहाँ पे। उसके बाद हमने जो लुथियन ग्रीन थे उसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया था, एफ.बी. टेलर के जो कंसेप्ट थे उनको बहुत डिटेल में जाके देखा। एफ.बी. टेलर के कंसेप्ट्स के बाद बताइए क्या किया है हमने, अभी जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर की, और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जो आपकी फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया के तहत जब हम काम करेंगे आपको समझ में आएगा। अच्छा, आप एक होमवर्क आप नोट कर लीजिए और आप मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप शेयर करना चाहें तो वहाँ कर दीजिए, अदरवाइज कमेंट में नीचे शेयर कीजिएगा। सवाल है आपका, क्रिटिकली इवेलुएट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ऑफ
अल्फ्रेड वैगनर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज नंबर 9 है, और किताब जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो ये वाली है। ठीक है, आप इसको चाहें तो परचेज कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना आपके टॉपिक वाइज दिए गए हैं। अच्छा, मैं नीचे ना लिंक इसलिए नहीं दूंगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे अच्छा सर कमाई करने के लिए ये किताबें रेफ़र करवा रहे हैं। लेना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज का लेक्चर मैं करता हूँ समाप्त यहाँ पे। लेक्चर खत्म होते ही बताइए क्या करना होता है, रीड, रिपीट और रिवाइज, क्योंकि अभी जो आपके कंटेंट है ना थोड़े से और हैवी होता जाएगा। आप पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। मॉर्निंग में सुबह टहलते टहलते रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, दिमाग से चीज़ें भूल जाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। और अभी कुछ सेकंड आपको दिखेंगे, मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हुआ।